अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक अच्छा सा पावर पैक किस्म का वीकेंड गुजार के वापस आ चुके हैं और फिर काम की रूटीन की जाने आने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग थोड़े से इस हवाले से मुतमिन भी हैं बिकॉज ये वीक इतना लंबा नहीं होगा। इस वीक के अंदर शायद 2 छुट्टियां भी आ जाएंगी। 2 छुट्टियां तो होंगी। वीकेंड अच्छा गुजरा हाँ। होगा। साथ 14 अगस्त तमाम लोग जो रोड्स पे थे, जो बाजे बजाते रहे, उफ भाई आप लोगों ने बड़ी मुश्किल की है हमारी जिंदगी। वो किसी ने बड़ी अच्छी मीम लिखी कि 14 अगस्त पे पाकिस्तान आजाद हुआ था, बाजा नहीं। तो ऐसा लगता है कि बाजा आजाद हुआ है। बहुत बुरा हाल था। रोज के ऊपर मतलब ठीक है आजादी मना रहे थे, लेकिन कभी भी मुझे देख के एहसास हो रहा था कि कौन सी आजादी हम मना रहे हैं, मुझे अभी तक समझ नहीं आई। लेकिन स्टिल जी उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड, आपकी 14 अगस्त जो आपकी तो अच्छी गुजरी है, हमारी पता नहीं कैसी गुजरी। मतलब मैंने तो इस दफा ऐसे उधेड़ उम्र के लोगों को बाजे बजाते देखा, मैं तो हैरान वीडियोस देखी हैं कि लोग तो चले ठीक है, अच्छा है, सेलिब्रेशन होनी चाहिए, लेकिन लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। पहले भी कहा था, लेकिन आपने फिर वही किया, क्योंकि मजा उसी में आता है ना। जब तक लोग तंग नहीं होंगे मजा कैसे आएगा। खैर इस पे भी बात करेंगे, लेकिन एक थोड़ी सी बैड न्यूज आई पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हार गया है। ये ताज़ा तरीन खबर भी है और बुरी खबर भी है। 1 विकेट से सिर्फ हम ये मैच हार गए। 168 बनाने थे वेस्ट इंडीज को, 9 विकेटें हमने गिरा ली। सिर्फ 1 विकेट का सवाल था बाबू, नहीं ले सके। कोई बात नहीं, मैच पे जरा हम डिटेल बात करेंगे। टेस्ट मैच क्यों हारे इस पे भी बात होगी। उसके अलावा आज बहुत इंपॉर्टेंट खबर है अफगानिस्तान के हवाले से, उसकी सिचुएशन पे हमारी डिटेल डिस्कशन होगी। लेकिन आगाज में आपको बताएंगे आज की हेडलाइन। तालिबान ने सिर्फ 9 दिन में अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया। अफगान सदर मुश्किल हालात में अवाम को अकेला छोड़कर पूरी टीम के साथ फरार हो गए। अफगानिस्तान में इख्तिदार की मुंतकिली के लिए कोशिशें अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान आज अहम मुज़ाकरात होंगे। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। कोरोना की चौथी लहर के वार बदस्तूर जारी, सैकड़ों अफराद मुतासिर, कई जिंदगियों के चिराग गुल। हमने इतने सारे याक देखे कि खुद थोड़े से याक हो गए। बात करेंगे याक सराय पर मुस्तंसर हुसैन तार साहब के साथ। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। सुरों के शहंशाह, कवाली के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के मदा आज उनकी 24वीं बरसी मना रहे हैं। आज नुसरत फतेह अली खान साहब के हवाले से भी बात होगी। उनकी 24वीं बरसी है, उनको भी हम याद करेंगे। लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर बात करें अफगानिस्तान की। सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। तालिबान ने सिर्फ 9 रोज में पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल हो गए हैं और सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां भी संभाल ली हैं। अब अगर यह कहा जाए कि अशरफ गनी की हुकूमत का खात्मा हो चुका है तो यकीनी तौर पर यह गलत नहीं होगा, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में अफगान अवाम को अकेला छोड़कर अशरफ गनी जो बड़ी बड़के मारते थे, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के खिलाफ बैशिंग करते थे, वो खुद और उनके नायब सदर अमरुल्लाह सौले दोनों अफगानिस्तान कौमी सलामती के जो रहनुमा है और उसके साथ साथ हमदुल्ला मुहिब, उनकी पूरी टीम मुल्क से फरार हो चुकी है और इस वक्त ताजिकिस्तान पहुंच चुकी है गवर्नमेंट के इस खिलाफ को पुर करने और निजाम संभालने के लिए। डॉक्टर अब्दुल्ला जो कि इससे पहले को प्रेसिडेंट भी थे, और हामिद करजई और गुलबदीन हिकमतयार पर मुश्तमिल एक राब्ता काउंसिल बना दी गई है जो अबूरी हुकूमत के क़याम तक अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालेगी। ताहम तालिबान ने अबूरी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान में कोई अबूरी हुकूमत कायम नहीं होगी, फौरी और मुकम्मल इंतकाल इक़्तिदार चाहते हैं। बिल्कुल, तालिबान ने काबुल में दाखिल होने के बाद अफगान फौजियों और दीगर लोगों के लिए आम माफ़ी का भी ऐलान कर दिया है, जबकि तर्जुमान तालिबान सोहेल शाहीन ने कहा है कि किसी से इंतकाम लेने का इरादा नहीं है, इक़्तिदार पर पुरअमन तरीके से मुंतकिल किया जाएगा। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि अफगान अवाम को दावत दे कि आए मिलकर अफगानिस्तान की खिदमत करें। अब बात की जो ओवरऑल दुनिया की, तो पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान पर लगी हुई हैं। काबुल में अबूरी हुकूमत के लिए मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं।
ताहम अफगानिस्तान के मुस्तकबिल से मुतल्लिक जो अहम फैसले हैं वो दोहा में होंगे, जहां अफगानिस्तान हुकूमत का वफ्द तालिबान से मुज़ाकरात के लिए पहुंच चुका है। अफगानिस्तान की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उस पर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका समेत कई मुल्कों ने अपने सफारत खाने भी बंद कर दिए हैं और वहां से सफारती अमले निकालने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। बरतानवी पार्लियामेंट ने जो 18 अगस्त को इजलास बुला लिया, जिसमें अफगानिस्तान के मामले पर जो हुकूमती इकदाम है उन पर बहस की जाएगी और इस सारी सिचुएशन पर हम बात भी करेंगे। और अफगानिस्तान के मामले पर जो हुकूमती इकदाम हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आज कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास इस्लामाबाद में तलब कर लिया। बिल्कुल, और इसमें न सिर्फ सिविल क़यादत शामिल है बल्कि अस्करी क़यादत भी इसमें शामिल है और इसमें गौर व फिक्र किया जाएगा जो पल पल बदलती सूरत हाल है, इसके क्या नताइज निकलेंगे और पाकिस्तान के इस पर क्या असरात होंगे, इस पर भी गौर व फिक्र होगा। अहम इजलास आपको बताना ज़रूरी है कि कल जनाब उर्दगान ने भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फ़ोन किया था और उन्होंने भी इस पर बात की थी। पाकिस्तान और तुर्की ने भी तबादला ख्याल किया था इस मामले पर। इस वक्त दिफाई तज़कियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको मालूम है मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर हम इनसे बात करते रहे हैं, इनका तज्जिया लेते रहे हैं। आज भी जनरल साहब को हमने मदऊ किया है कि अब जो सिचुएशन इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस सारी सिचुएशन के अंदर, उसको जनरल साहब कैसे फोर्सी कर रहे हैं फर्दर आने वाले हालात के तनाजुर। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, सुबह खैर। बड़ी खबर तो है लेकिन जैसा कि आप भी कहते रहे हैं कि एक्सपेक्टेड तो था कि ये होना है। पॉजिटिव बात इसमें ये हुई जिसको दुनिया ने भी सराहा कि कोई ब्लड शेड नहीं हुआ और जिस तरह आप भी कहते रहे कि तालिबान बदले हुए तालिबान है, कल की उनकी स्टेटमेंट से भी यही लगा कि वो दुनिया को साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन स्टेटमेंट्स में और प्रैक्टिकली इस चीज़ को करने में बड़ा चैलेंजिंग लगता है अफगानिस्तान के अंदर। आप कैसे देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने अपने इंट्रो में कहा ना कि सिचुएशन बहुत कशीदा हो चुकी है अफगानिस्तान में और अशरफ गनी अपने अवाम को छोड़ के चले गए, तो दोनों सेंटेंसेस को मैं जरा ठीक कर दूं कि अफगानिस्तान में सिचुएशन बहुत खुश आइंद हो चुकी है और दूसरा अशरफ गनी अफगान अवाम की जान छोड़कर चले गए। देखिए बात यह है कि जो कुछ ये हुआ है किसी तरीके से मिलिटरीली ये मुमकिन नहीं था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर कोई भी फौज, दुनिया की सुपर पावर भी जो है वो ऐसे नहीं कर सकती कि 2 हफ्ते में इतने बड़े इलाके पर कब्जा कर ले या उस पर हावी हो जाए, जिसका ये मतलब है कि इसमें कोई शक नहीं कि उनके मनूवर्स ब्रिलियंट थे और स्ट्रेटजी के लिहाज से पहले उन्होंने अब्जॉर्ब किए खाली इलाके, फिर जितने बाहर अंदर जाने के रास्ते हैं फिर शहरों की तरफ आए। लेकिन जो असल चीज देखने की है वो ये कि लोगों ने पजीराई की, वो जहां भी गए उनका इस्तकबाल हुआ, सिर्फ चंद एक जगहों पे लड़ाई हुई और इस वजह से इतनी तेजी से वो आगे बढ़े। आपने ये तो जो काबुल का मंजर है आपने खुद देख लिया जी। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह ये है कि जो अफगान अवाम है वो एक तो काबिज फौजों के रवैये से तंग थे जी। और दूसरा अशरफ गनी के करप्ट गवर्नमेंट से तंग थे, तो उन्होंने एक रिलीफ का सांस लिया है। ये तो खैर मगर भी मीडिया तो यही कहता रहेगा जो वो कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। जनरल साहब क़तई कलामी की माजरत, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, वो साथ हैं। उनसे भी जरा हम पाकिस्तान की इस वक्त पाकिस्तान के लाइन्स के ऊपर सोच रहे हैं, सूरत हाल के ऊपर हमारा फॉरेन ऑफिस और हुकूमत कैसे देख रही है इन हालात को, इस पर भी हम बात करते हैं। शाह साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग। वैसे तो सिचुएशन जनरल साहब का ये कहना है कि इतनी क्रिटिकल नहीं है, खुशाइंद है, हालात वाजे हो गए, कोई उस तरह का ब्लड शेड नहीं हुआ जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ रहा है कि हम ताकत के जरिए किसी इंतकाल इक़्तिदार को सपोर्ट नहीं करते और तालिबान ने यह भी कहा है कि वो किसी अबूरी हुकूमत को सपोर्ट नहीं करते, बराह रास्त इंतकाल इक़्तिदार चाहते हैं। पाकिस्तान कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? देखिए इस स्टेज पर आपकी नजरें भी अफगानिस्तान पे लगी हैं, पाकिस्तान की और दुनिया की, और सब बड़ा क्लोजली सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इन हालात की नजाकत को सामने रखते हुए वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक हंगामी इजलास जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का तलब किया है और आज उनकी सरबराही में वो इजलास होगा, जिसमें हमारी अस्करी क़यादत भी होगी और मुंतखब इलेक्टेड लीडरशिप भी होगी, मशावरत की जाएगी, हालात का जायजा लिया जाएगा और हालात का जायजा लेने के बाद हम अपना मौक़िफ़ जो है वो आपकी खिदमत में और कौम की खिदमत में और इंटरनेशनल कम्युनिटी की खिदमत में पेश करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि आपके इल्म में है कि अफगानिस्तान से एक अफगान लीडर्स का एक वफद भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और उनकी आमद का बुनियादी मकसद भी ये है कि एक मशावरती अमल जो है उसका आगाज किया जाए और देखा जाए कि इन हालात में जो सूरत हाल जन्म ले रही है
वे फॉरवर्ड क्या है। इसके साथ साथ तीसरी चीज जो अर्ज करना चाहूंगा वो मेरी वजीर आजम से मुलाकात भी हुई, सलाह ख्याल भी हुआ और उन्होंने मंजूरी दी है कि मैं आशूरे के बाद जो अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं, अहम पड़ोसी हैं, मैं उनसे राब्ता करूं, उनसे मुलाकातें करूं और मिल बैठकर मशावरती अमल को आगे बढ़ाते हुए देखें कि हमारे खित्ते के लिए क्या और हमसायों के लिए क्या बेहतर है और हमें किस किस्म का किरदार मिलजुल कर अदा करना चाहिए। अच्छा शाह साहब, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी शहरियों में एक इब्हाम पाया जाए, एक कंफ्यूजन पाई जाती है। बहुत सारे लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा, और बहुत से लोग इस चीज़ से खाइफ भी है कि कहीं दहशतगर्दी की वो लहर जिसे पाकिस्तान ने मुकाबला किया कहीं फिर से वापस तो नहीं आ जाएगी। कुछ हमारी जो बैनुल अक़वामी शख्सियात हैं, जिसमें मलाला यूसुफ़ज़ई की स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, उन्होंने भी इस पर तशवीश का इजहार किया। तो ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मैसेज पाकिस्तान के लिए क्या है इस सूरत हाल को लेकर? दो कि हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, अपने फैसले खुद करते हैं, हमने बॉर्डर फेंस किया है, बड़े इंपॉर्टेंट इक़दाम किए हैं, उसके बावजूद अगर आप बीइंग फॉरेन मिनिस्टर इसको क्लियर कर पाए फर्दर। देखिए, एक सीधी सी बात है, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है और अगर वहाँ के हालात खुदा न करे बिगड़ते हैं, वहाँ कोई इंटरनल स्ट्राइक है, सिविल वॉर की तरफ जाता है, हंगामे होते हैं, खून खराबा होता है, तो पाकिस्तान मुतासिर हो सकता है, बल्कि पूरा खित्ता उससे मुतासिर होगा, पूरी दुनिया उसकी लपेट में आएगी। अब इससे बचने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई जा सकती है, जो मशावरत की जा सकती है, अपने मुल्क को, अपने शहरियों को, अपने मफादात को महफूज करने के लिए हुकूमत वक्त उस पर सोच विचार कर रही है, मशावरती अमल जारी है। मैं आपसे अर्ज कर चुका कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होगा और इसमें मजीद मशावरत की जाएगी। ठीक है, और आपने जो इमरान से आपकी कॉन्वर्सेशन के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात की, उसमें आपने कहा कि वज़ीर आज़म ने आपको रवाबित के लिए कहा है, तो क्या ये रवाबित अफगानिस्तान में नई आने वाली हुकूमत से उन्होंने कहा है या फिर हमारे जो दीगर पड़ोसी ममालिक हैं जैसे चीन है, ईरान है या खित्ते के दीगर आम ममालिक हैं, उनसे ये रवाबित होंगे शाह साहब? देखिए, जो हमारे अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं, आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के लोगों में एक तशवीश है जी, एक फिक्र है, एक फिक्री सी बात है। दीगर जो हमसाए हैं उनमें भी उनकी भी कंसर्न है, तो जरूर इस उम्र की महसूस की गई कि हम सब मिलकर मशावरत करें, मशावरत के साथ एक दूसरे को एतमाद में लेने के साथ हम एक लाहेअमल मुश्तरका लाहेअमल जो है उसको तरजीह दें। तो उस पर एक इंशाअल्लाह आशूरे के बाद एक काविश कोशिश की जाएगी और मुझे उम्मीद है कि सब जितने भी हम अपना किरदार अदा करेंगे और मुस्बत किरदार। ठीक है शाह साहब, ज़रूर इंशाल्लाह आपसे रब्ता होगा और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम फैसले लिए जाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, उनका ये कहना था कि अभी इस हवाले से कुछ भी हम नहीं कह सकते, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देंगे। आज पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल का हम इजलास होना है जिसमें वज़ीर आज़म भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, उसके बाद एक लाएमल बन सकेगा। जनरल साहब, यू हैव हर्ड फॉरेन मिनिस्टर, आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी है, आप इसको कैसे, इस पर क्या एनालिसिस देंगे अपना? जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अपने पॉलिसी में बिल्कुल क्लियर है और अपनी जो इनिशियल पॉलिसी है उस पर जमा हुआ है, बिल्कुल दुरुस्त समत में बात हो रही है। जैसे हमने कहा कि हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है, हमने कहा कि अफगान अपने मसाइल खुद हल करें, और ये भी हम कहते रहे कि हम अपनी तैयारी रखेंगे, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, वो हमने उसका रखा है, उस तरीके से चले। तो मेरा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है और ये जो पड़ोसी मुल्कों के साथ रुआबत है ये बड़ा अच्छा है। और मेरा ख्याल 24 घंटे से 48 घंटे में क्लियर भी हो जाएगा कि अफगान तालिबान क्या चाह रहे हैं। साफ ज़ाहिर है कि अब देखिए, ये सारे मामला होने के बाद ये तो नहीं हो सकता कि अभी भी अफगान हुकूमत ये बात आ रही है। कौन सी अफगान हुकूमत भाई? देयर इज नो अफगान हुकूमत। करज़ई भाग गया, बाकी लोग अगर ये कहें जी हम अफगान हुकूमत है, हमसे बात करें, तो वो बात कर रहे हैं बाकी अफगानों से, बट अफगान हुकूमत इस वक्त कोई नहीं है। अफगान हुकूमत बनने जा रही है। अच्छा। और अफगान तालिबान ने कहा है कि हम इंक्लूसिव हुकूमत बनाएंगे, वो तैयार है इस बात पर कि
और लोगों को साथ मिलाएं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी हेड कोई और करेगा और अफगान तालिबान उसमें शामिल हो जाएंगे, तो ये तो यार मतलब पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकली। जिसने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया उसको आप कहें जी आए हम आपको अपने साथ मिला लेते हैं, तो ये आपको 24 घंटे में पता चल जाएगा। एक हुकूमत होगी जिसको हेड अफगान तालिबान ही का कोई शख्स करेगा, लेकिन वो बाकी तमाम लोगों को उसमें शामिल करेंगे। उसके बाद फैसला होगा कि हमने आगे हुकूमत बनानी कहते हैं, ये तो एक इंटरिम अरेंजमेंट होगा। फिर वो ग्रैंड जिरगा होता है या इंतखाब होते हैं, ये हुकूमत फिर डिसाइड करेगी, फिर आगे बातें चलेंगी। ठीक हो गया। अच्छा जनरल साहब, एक तरफ तो हम बात करें कि अमेरिका के वजीर खारजा ने दावा किया कि अफगान जंग में अमेरिका को कामयाबी हासिल हुई है, ये दावा किस बुनियाद पे? और दूसरी जानिब अगर हम देखें, अमेरिका ने 20 साल तक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत के लिए हमने देखा लाखों डॉलर खर्च किए हैं। एंड पे जब रेजिस्टेंस की बारी आई तो हमें क्यों ऐसा हुआ कि अफगान फोर्सेस जो हैं तालिबान के खिलाफ मुजामत नहीं कर सकी और जिस तरह से टेक ओवर किया गया? जी, ये मैं फौजों वाली बात पहले ले लेता हूँ। देखिए बात ये है कि फौजें जो है यूनिफॉर्म पहनाने से और हथियार हाथ में पकड़ा देने से नहीं बनती। ये हम फौजियों को अच्छी तरह मालूम है कि किस जान फशानी की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और क्या आपकी स्टेट ऑफ माइंड होती है। आपके पास कोई हदफ होना चाहिए, आपके पास कोई कोई जज्बा होना चाहिए, कोई मोराल होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये था कि एक तो खैर हमने सुना है कि वहां बड़ी करप्शन थी और असल में 3 लाख फौज थी नहीं, 1 लाख गोश्त फौज थी या व्हाटएवर, इसको भी छोड़ दे। एक बात जिसका मुझे इल्म है वो ये है कि जो तो उनके सोल्जर्स थे, जिनको फुट सोल्जर्स कहते हैं, वो ज्यादातर पश्तून एथनिक ग्रुप से थे और जो उनके ऑफिसर्स थे वो दूसरे एथनिक ग्रुप से थे। तो ये यहाँ तक उनको पता नहीं था कि भी ऐसे नहीं फौज होती। फौजी अपने कमांडर की तरफ देखते हैं। आपको पता है जब हमारी फौज है तो ऑफिसर सबसे आगे जाके हमला कर रहा होता है, इसलिए आपने देखा कि हमारी ऑफिसर्स की शहादतों की रेशियो कितनी ज्यादा है। तो उस तरीके से जब तक घुल मिलकर आपकी सोसाइटी का एक हिस्सा ना हो, ये फौजें नहीं बनती। फिर ये कि आपके सामने कोई ऐसा हदफ होना चाहिए। जो फौजियों के दिल में भी वही जज्बा था जो मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। फौजी भी अमरीकी रवैयों से खुश नहीं थे, बावजूद इसके कि वो उनको पे भी कर रहे थे। देखिए बाहर से आई फौज जो है वो कभी भी आपके दिल जीतने में और आपके जहन जीतने में इंटरेस्टेड नहीं होती। और शायद यही वजह है कि इस्माइल खान जैसे जो बड़े वहां पे रहनुमा थे, जो वॉरियर्स थे, वो भी सरेंडर करते रहे और उन्हें भी मुफाहमत कर ली। जी, बाकी एक मिनट, वो दूसरा आधा जवाब रह गया। उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका ये कह रहा है कि हमने जंग जीत ली। देखें बात ये है कि अमेरिका ने कुछ तो फायदे हासिल किए हैं। 20 साल तक वो यहाँ पर रहा। उन्होंने चीन को 20 साल तक यहाँ नहीं आने दिया, उन्होंने रूस को 20 साल तक यहाँ नहीं आने दिया, उन्होंने 20 साल तक यहाँ अमन नहीं आने दिया। तो कुछ मकासद तो हल हो गए, लेकिन अल्टीमेटली वो यहाँ पर जख्म खुर्दा तरीके से गया, वो माने या ना माने उनकी मर्जी है। अच्छा, तालिबान क्योंकि अब आने वाले वक्त के अंदर आपको पता है कि जंग तो मईशत की है, चीन के ज़बरदस्त इंटरेस्ट अफगानिस्तान के हवाले से, कॉरिडोर के हवाले से मौजूद हैं और उस कॉरिडोर की बेस पाकिस्तान फराहम करता है। पाकिस्तान ही वो निगोशिएटर रहा है जो तालिबान से बात भी करता रहा है और समहाउ तस्लीम भी करता रहा है कि तालिबान एक कुव्वत के तौर पर मौजूद है, इसीलिए उनकी बातचीत भी करवाता रहा और दोहा के अंदर उनका ऑफिस मौजूद था। और कतर आपको पता है टर्की और रशिया ब्लॉक का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब भारत का क्या फ्यूचर है, जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स झोंके अफगानिस्तान के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हुकूमत को सपोर्ट किया, वहां पे भारत का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं उसकी रेशा दवानियों के खिलाफ? अब जी देखिए सर, मईशत में सिर्फ चीन ही इंटरेस्टेड नहीं है, रूस भी इंटरेस्टेड है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड है, ईरान भी इंटरेस्टेड है। ये काफी बड़ा ब्लॉक बन जाता है उस तरीके से देखा जाए। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, उन्होंने बड़ी कोशिश की। देखें अगर तो वो सिर्फ वहां पर डेवलपमेंट वगैरह में हिस्सा लेते तो मेरा ख्याल है कि हमें भी कोई इतराज ना होता, आइंदा भी शायद ना हो। लेकिन वो अफगान जमीन को इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ हमले करने के लिए, ये अब हम सबको मालूम है। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को बहुत बड़ी रिलीफ मिली है और हिंदुस्तान को बड़ी ज़ीमत का सामना करना पड़ा है। लेकिन चूंकि अफगानिस्तान एक मुल्क है, देखिए अभी हम तालिबान की बात खत्म कर देंगे, जब एक इंटरम सेटअप बन जाएगा, जब एक हुकूमत आ जाएगी, जब अफगान अवाम उनको मान लेंगे, फिर हम ये बात किया करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान। तो अफगानिस्तान जब एक आजाद मुल्क होगा, वो हिंदुस्तान से जैसे भी ताल्लुकात रखे, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता ये हमारी डिमांड जरूर होगी कि उनकी सरजमीन जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, और उसका वादा उन्होंने किया है। बिल्कुल ठीक है। जनरल खालिद लोधी साहब, बहुत शुक्रिया, अलग सुबह ज्वाइन किया और अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। इस पे हम बात कर रहे थे जो अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल डेवलप हो रही है। मीडिया भी मुख्तलिफ तरीके से रिपोर्ट कर रहा है। कुछ वेस्टर्न मीडिया है वो मुकम्मल तौर पर कियोस को रिपोर्ट कर रहा है, आपने देखा, और कुछ मीडिया इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि लोग वेलकम करें इस सूरत हाल को, और बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि ये सूरत हाल हो जाए। ताहम कल काबुल के अंदर हमने देखा बहरहाल कियोस की सी सूरत हाल थी, ट्रैफिक जैम था,
एटीएम्स के बाहर बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा थे। कुछ फुटेजेस भी इसी हवाले से सामने इस पे हम मजीद भी अभी बात करनी है, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उसी सिचुएशन पे हमें और भी मेहमान ज्वाइन करने वाले हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आयशा तंजीद, जो कि वॉइस ऑफ अमेरिका की ब्यूरो चीफ हैं काबुल में। उनको हम वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया आयशा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हम एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके हवाले से हम कल से देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं। अभी जो हम सिचुएशन आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त क्या सिचुएशन है काबुल की, और वहाँ पर जो पब्लिक है बेसिकली वो क्या सोच रही है, उनका क्या रिएक्शन है? इस वक्त जो है काबुल में तालिबान सड़कों पर आ चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक वायलेंस की या तशद्दुद की कोई रिपोर्ट्स नहीं मिली हैं। अभी दिन शुरू हुआ है, अभी कुछ देर में अंदाज़ा होगा कि लोग कितने बाहर निकलते हैं और कितने नहीं निकलते, क्योंकि कल शाम तक काबुल की सड़कें तकरीबन खाली हो गई थी। दिन में ट्रैफिक जैम हुई थी क्योंकि हर एक घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तो तमाम लोग जो घर से दूर थे एकदम से सड़कों पर आ गए थे। लेकिन शाम तक हमने देखा कि सड़कें खाली हो गई हैं। अब आज क्या, और कल तमाम दुकानें बंद हो गई थी, तो आज क्या दुकानें खुलती हैं, लोग बाहर आते हैं या नहीं, ये अभी पता चलेगा। लोग क्या सोच रहे हैं उसमें हमने जो बहुत सारे लोगों से बात की है तो उसमें दो आ रहा है। एक तरफ तो ये एक रिलीफ है या लोग शुक्र अदा कर रहे हैं कि तशद्दुद नहीं हुआ। अगर तालिबान काबुल पर हमला करते और स्ट्रीट टू स्ट्रीट जंग होती तो उससे सिविलियंस का, आम शहरियों का बहुत नुकसान होता, बहुत ज़्यादा जानें ज़ाया होती, क्योंकि ये 6 मिलियन लोगों का शहर है। दूसरी तरफ वो तमाम लोग काबुल का पढ़ा लिखा तबका, प्रोग्रेसिव तबका, जिन्होंने इन 20 सालों में जो स्कूल और कॉलेज गए हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं तालिबान की ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज पे या खवातीन के हवाले से उनकी पॉलिसीज पे तनकीद भी की है, या जो सहाफ़ी थे, वो तमाम लोग बहुत परेशान हैं। जो ऑर्डिनरी अफगान हैं वो इस वक्त अपने अपने घरों में बैठे हैं। वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल खामोशी से अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं, किसी की नजर में ना आए, अंडर द रेडार रहें, और वो देख रहे हैं सिचुएशन क्या होती है। क्योंकि अगरचे तालिबान ने आम माफी का ऐलान किया है, लेकिन अभी ये देखना है कि उनके जो कमांडर्स या उनके जो जंगजू जमीन पर मौजूद हैं, क्या वो इस हुक्म की पूरी तरह तामील करते हैं या कहीं ना कहीं कोई हमें इंसिडेंट ऐसा नजर आता है जहां ये वो वायलेट करते हैं इस हुक्म को। तो इस वक्त दो तरह की ये आरा और फीलिंग्स काबुल में है, रिलीफ है और दूसरी तरफ कुछ परेशानी भी है। ठीक है आयशा, अशरफ गनी साहब के हवाले से दो कि उनको मैंडेट हासिल नहीं था, अवामी मैंडेट वाली हुकूमत नहीं रखते थे, लेकिन इसके बावजूद ही वाज द हेड ऑफ द स्टेट, और लोग ऐसे मौकों के ऊपर हेड ऑफ द स्टेट्स के डिसीजंस की जानिब देखते हैं। जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है बिस्मिल्लाह मोहम्मदी साहब, उन्होंने बहुत ही एक तुर्श किस्म का ट्वीट किया, आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने अब्यूजिव सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज यूज़ की अशरफ गनी साहब के लिए। तो अवाम का अशरफ गनी के इस फरार को लेकर क्या सेंटिमेंट है, जो सिचुएशन बनी है? देखिए, अभी तो अवाम टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी हबड़ दबड़ में थी कल सड़कों, अभी तो दिन शुरू हुआ है काबुल में, तो अभी जब हम बाहर जाएंगे और लोगों से बात करेंगे इन इश्यूज पे तो हमें सिचुएशन ज्यादा क्लियर होगी। लेकिन सोशल मीडिया पे आपने जैसे देखा, डॉक्टर अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि जो साबिक सदर अशरफ गनी थे वो मुल्क को बहुत बुरे हालात में छोड़ के गए हैं। अभी आपने और अफगान ऑफिशियल्स का भी जिक्र किया। सोशल मीडिया पे ये क्रिटिसिज्म काफ़ी सख्त चल रहा है सदर अशरफ गनी, साबिक सदर अब अशरफ गनी के ऊपर, कि उन्होंने वक्त पे डिसीजंस नहीं लिए और जब वक्त आया तो वो खुद तो चले गए और जो है काबुल को, जो अवाम, बाज़ लोगों ने लफ्ज़ यूज़ किया सरेंडर, कि काबुल को तालिबान के हाथ सरेंडर करके चले गए। तो ये सेंटिमेंट सोशल मीडिया पे हमें नजर आ रहे हैं। अभी एक्चुअली स्ट्रीट्स पे, सड़कों पे लोग क्या कह रहे हैं वो अब ठीक है। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, जब पूरे मुल्क के अंदर, अफगानिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और मुख्तलिफ सूबों के अंदर जब अफगानिस्तान में तालिबान कंट्रोल हासिल कर रहे थे तो एक सिचुएशन तो बिल्टअप हो रही थी और तमाम आंखें काबुल के ऊपर थी कि काबुल की क्या सिचुएशन बनेगी। तो जाहिर बात है अवाम भी वहाँ पे, आपने कहा कि एक वाइब्रेंट तबका भी है जो पढ़ा लिखा भी है, सूरत हाल को मॉनिटर करता है, एक बहुत बड़ी तादाद आप जैसे सहाफ़ियों की भी वहाँ पे मौजूद है। तो क्या कोई बिल्टअप था पहले अवाम के जहन में, जो कल इन लास्ट 36 आवर्स हुआ उसको लेकर कोई बिल्टअप था कि ये होना है और अवाम वो सॉर्ट ऑफ कंफर्टेबल, या फिर आपको लगता है कि पहले से लोग तैयार थे सिचुएशन के लिए जो कल बनी?
हाँ, क्योंकि ये रूमर्स या ये अफवाहें बहुत कोई तकरीबन कई दिन से काबुल में गर्दिश कर रही थी कि अशरफ गनी रिजाइन करने वाले हैं, बल्कि तालिबान के आने से 2 दिन पहले भी जब उन्होंने अपना एक खिताब किया तो उस खिताब से पहले तक ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रूमर चल रही थी और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे इसको ट्वीट भी किया कि इस खिताब में अशरफ गनी अपने इस्तीफे का ऐलान कर देंगे। और सोचा यह जा रहा था क्योंकि अवाम की बहुत ज्यादा शुरू से ही ये एम्फेसिस रहा है कि दोहा नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उसमें तालिबान की तरफ से कुछ हिच आ रही थी। तालिबान जो है वो अपने मौक़िफ़ से हिल नहीं रहे थे। तो ये बिल्डअप हो रहा था। तालिबान अशरफ गनी की रेजिग्नेशन शायद डिमांड कर रहे थे और उसके जवाब में कोई इंटरिम गवर्नमेंट का सेटअप चाह रहे थे और ये बिल्डअप चल रहा था। और इवन एक दिन पहले तक अशरफ गनी के महल में बहुत ज्यादा सुबह से रात तक कंसल्टेशंस होती रही और मेरा ख्याल है कि ये जो अब वो गए हैं तो ये उसी एक तरह से नेगोशिएशंस और कंसल्टेशंस का नतीजा है कि काबुल जो है वो एक पुरअमन तरीके से इसमें जो है वो इक़्तिदार की मुंतकली हो रही है। और तालिबान ने भी काबुल के गेट्स पे आके हमला नहीं किया, रुक गए, कहा वो पुरअमन मुंतकली चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि बैकडोर बहुत कुछ चल रहा था। ठीक हो गया। आयशा भी आपने मेंशन भी किया कि बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने माजी में तालिबान की जो पॉलिसीज हैं उन पर तनकीद की है, वो सेफर साइड पे खेल रहे हैं या वो सेफर साइड पे ऑफ द रेडार वो इस वक्त मौजूद हैं। तो क्या आपके नज़दीक जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं जिन्होंने माजी में इस तरह की तनकीद की है वो सेफ है आप सब सहाफ़ियों समेत? बिल्कुल। देखिए, तालिबान की स्टेटेड पॉलिसी तो ये है कि वो मीडिया को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और इंटरनेशनल सहाफ़ी इस वक्त खुद को लोकल सहाफ़ियों के मुकाबले में ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि तालिबान को उनको नुकसान पहुंचाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि जो तालिबान है कि ये इमेज पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि वो एक पुरअमन इंतकाल चाहते हैं और वो लेजिटिमेसी चाहते हैं। तो अगर वो किसी फॉरेन जर्नलिस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके इस नैरेटिव को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। दूसरी तरफ जो लोकल सहाफ़ी हैं वो अभी बहुत ज्यादा गैर यकीनी का शिकार हैं। वो जितनों को भी मैं जानती हूँ वो तमाम के तमाम अपने घरों में बैठे हैं और वो ये कहते हैं कि हम अगले 2-3 हफ्ते 1 महीना बिल्कुल घर से नहीं निकलेंगे। हाँ, हम सिर्फ देखेंगे कि क्या हो रहा है। हम किसी से तमाम ठीक है, हमने एक ब्रेक लेनी है। मैं चाहूंगा कि आप हमें थोड़ा सा वक्त मजीद दें तो हम आपके मजीद इस मामले पे बात करें। एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा अमेरिका से भी हम एंगल लेने की कोशिश करेंगे। बिलाल हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि यूएस के अंदर क्या थॉट है सारी सूरत हाल को लेकर। जरा ब्रेक के बाद लिंक करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से हम बात करें, आयशा हमारे साथ मौजूद है, उसके साथ साथ अमेरिका से हमें बिलाल लाखानी भी ज्वाइन करें, उनको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। लेकिन उससे पहले आयशा से जरूर। जी बिल्कुल, आयशा चूंकि शी जस्ट वांट्स टू लीव और काफी बिजी स्केड्यूल इनका चल रहा है। आयशा, मैं बिल्कुल इन दी एंड आपसे जो कॉन्वर्सेशन हमारी हो रही है सिफारत खानों के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगा। जो सिफारतकार हैं, चूंकि बीइंग सीनियर जर्नलिस्ट ओबियसली आपके राब्ते होंगे, तो इस वक्त जो डिफरेंट जो वहाँ पे एम्बेसीज हैं, जो सिफारतकार हैं और सिफारत खाने हैं, उनमें क्या सोच पाई जाती है, इस हवाले से अगर आप हमें अपडेट कर पाएं। देखिए, आपको पता है कि अमेरिकी सिफारत खाना जो है वो तो अपना तमाम तर स्टाफ जो है वो जो काबुल में उनका सिफारत खाना था वहाँ से एयरपोर्ट मूव कर चुका है, जहाँ पे अगले चंद दिनों में उनको एवैक्यूएट कर दिया जाएगा। इस वक्त जो एयरपोर्ट है वो इस वक्त पूरी तरह अमेरिकी अफवाज के कब्जे में है और उन्होंने उसको पूरी तरह सिक्योर किया हुआ है चारों तरफ से। बहुत सारे कनाडा के सिफारत खाने ने भी शायद ऐलान किया कि फिलहाल वो अपनी सर्विसेज काबुल में मुअत्तल करें। कई और सिफारत खाने जो खास तौर पे वेस्टर्न सिफारत खाने हैं उन्होंने ऐलान किया है कि वो टेम्परेरली अपनी सर्विसेज मुअत्तल कर रहे हैं। तो अभी मेरे ख्याल में क्योंकि ये एक बिल्कुल नया फिनोमेनन है एकदम से तालिबान का काबुल की सड़कों पे आ जाना, तो मेरे ख्याल में तमाम लोग हालात को देखेंगे, असेस करेंगे और उसके बाद ये अंदाजा लगाएंगे कि वो किस हद तक अपनी जो सर्विसेज हैं वो जारी रख सकते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो तमाम लोग जो है वेट एंड वॉच एंड वेट एंड सी वाले ही है। इनफैक्ट आप ये कह रही हैं, अनसर्टेनिटी है। ठीक हो, थैंक यू वेरी मच आयशा, बहुत शुक्रिया आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया और इतनी इंपॉर्टेंट इशू पे आपने अपनी राय का भी इज़हार किया। उसके साथ साथ बिलाल लाखानी हमें वाशिंगटन से ज्वाइन करें। बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बिलाल, अभी जो हमने सिट पे हम बात कर रहे थे और आयशा ने हमें काबुल के हवाले से बताया कि वहाँ पे जिस तरह से टेक ओवर किया गया है, अब व्हाइट हाउस में इस वक्त क्या सिचुएशन है, वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, अमेरिका की अब क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है?
बिल्कुल, अमेरिका की जो है वो 3 डिफरेंट रिएक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट जो है वो अभी शॉक में है, अमेरिका की गवर्नमेंट, और व्हाइट हाउस में अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या है हमारे साथ और ये कैसे हुआ है इतनी तेज रफ्तारी से। यहां तक कि कुछ हफ्ते पहले जो बाइडेन ने पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बात करी थी और कहा था कि भाई काबुल जो है वो नहीं गिर सकता और अफगानिस्तान को तालिबान टेक ओवर नहीं कर सकती। फिर 2-3 दिन पहले पेंटागन के स्पोक्स पर्सन ने बोला कि काबुल को कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं है, और फिर इतनी जल्दी काबुल गिरा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और याद रहे कि ये ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जिसमें थोड़े से अजीब इनएक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हों। ये सबसे सुलझे हुए अमेरिकन पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी के अगर सोचने समझने वाले हैं तो वो जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में है वो, और वो जो बाइडेन खुद हैं जो 30-40 साल से सियासत में हैं। इसका मतलब हम ये समझें कि न सिर्फ अवाम को इस हवाले से बका गया बल्कि जो अमरीकी क़यादत थी वो खुद भी शायद इस सूरत हाल को उस तरीके से गेज नहीं कर रही थी जिस तरह की सूरत हाल बिल्ट हो रही थी। क्योंकि हम अगर बिल्कुल रीसेंट सिचुएशन की बात करें तो सदारती महल पे कब्जा हो गया, अमेरिकन एम्बेसी को इवैक्यूएट करवाना पड़ा, वहां पे सारा कामला निकालना पड़ा और मजमूई तौर पर एक बहुत ही चैलेंजिंग सूरत हाल हो गई अमरीकी एम्बेसी के लिए। इसके साथ साथ हम जैसे कि बात कर रहे थे मुख्तलिफ सिफारत खानों के हवाले से, तो चंद सिफारत खाने हैं जो वहाँ पे अभी भी मौजूद हैं, जहाँ का स्टाफ भी मौजूद है, इंटैक्ट भी है। पाकिस्तान का सिफारत खाना भी इस हवाले से मौसर है अभी वहाँ पे, लेकिन जो सूरत हाल है वो कुछ खास अभी क्या कहना चाहिए सर्टन नहीं, अनसर्टेनिटी है। फिलहाल मेरा सवाल अगला, एक तो इसी को आप दोबारा से लिंक भी कीजिएगा जो बात आप करें थे, और इसके साथ साथ ये भी है कि अब जिस तरीके की सूरत हाल बिल्ट हुई है इसका अमेरिका के अंदर, अवाम के अंदर इसके क्या असरात है? चूंकि बहुत अरसे से अवाम तो चाहती थी अब ये वॉर खत्म हो और जो पैसा अफगान वॉर पे लग रहा है वो वापस अमेरिका की तरक्की पे लगे। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, 2 डिफरेंट किस्म के रिएक्शन है। जो मेजॉरिटी रिएक्शन है अवाम का वो ये है कि भाई हम इस चीज के बारे में केयर करते ही नहीं है। ज्यादातर लोगों को जितनी तशवीश पाकिस्तान में हुई है या पूरी दुनिया में हुई है उतनी अमेरिका में नहीं हुई, क्योंकि ये एक अजीब ही कौम है जो अपने ही कामों में जो है वो इतनी बिजी है कि वो दुनिया को बाकी देख नहीं सकती। इसीलिए विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान इतना पॉपुलर है इधर, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई हम जंग से निकलें। तो जो मेजॉरिटी अवाम है उनको दे डोंट केयर एज मच, लेकिन जो लोग सोचते हैं, जो लोग समझते हैं, जो लोग केयर करते हैं, उनको ये बात समझ आ गई है कि ये अमेरिका की हिस्ट्री का एक वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स है। और जो बाइडेन जो है वो हिस्ट्री में बहुत बुरी तरीके से जज होंगे कि जिस तरीके से ये विड्रॉल लिया गया। देखें, विड्रॉल ज्यादातर एनालिस्ट कहते हैं सही पॉलिसी है, निकालने चाहिए थे अमेरिकन ट्रूप्स को अफगानिस्तान से, लेकिन जिस तरीके से ये विड्रॉल हुआ है ये अमेरिका की प्रेस्टीज को काफी हद तक खत्म कर देता है। और जो अगले उनके एलाइज बनना चाहते हैं, जिस तरह इंडिया जो है वो बहुत कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका का एलाई बने चाइना में कोल्ड वॉर के खिलाफ, तो अब जो बाकी एलाइज अमेरिका के वो सोचेंगे कि यार अगर इतनी जल्दी अमेरिका ने अफगानिस्तान से बस कट एंड रन कराए तो हमारे अमेरिका की गारंटीज का क्या फायदा। तो इसका लॉन्ग टर्म अमेरिका की रेपुटेशन के ऊपर एक बहुत ही क्रिटिकल इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक हो गया। अभी आपने कहा कि अब जिस तरह से अभी व्हाइट हाउस कुछ रिएक्शन एक शॉक की सी सिचुएशन है, बट अमरीकी वजीर खारजा ने तो दावा किया है कि जो अमेरिका है उसने अफगानिस्तान में जो जंग हुई वो जीत ली है, उसमें कामयाबी हासिल हुई है। तो आपको लगता है कि ये शॉक में स्टेटमेंट दी जा रही है, अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे? बिल्कुल, ये डिनायल होता है जब आपको कोई रिलेशनशिप में कोई आपके साथ कोई तोड़ दे रिलेशनशिप, तो आप शॉक में होते हैं शुरू में। तो अमेरिका जो है वो अभी शॉक में, ऑब्वियसली बिल्कुल एक ब्रेकअप हो गया। और अमेरिका एक सुपर पावर भी है, देखें बहुत प्राउड है। किसी सुपर पावर को हराना एक बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, अपने हजारों उनके सोल्जर्स की डेथ्स हुई हैं, उनका इतना पैसा इस चीज के ऊपर गया है। यहाँ मेरे घर के बाहर सड़क नहीं बनी है क्योंकि वो अफगानिस्तान में सड़क बना रहे थे, लेकिन वो पैसे जो है वो गनी साहब और बाकी गवर्नमेंट के लोग खा रहे थे। तो अमेरिका में सड़कें, स्कूल, रोडें नहीं बनी क्योंकि ये लोग अफगानिस्तान में बनाने गए थे। अब गुस्सा है कि ये सारे पैसे, ये कैसे इतनी बड़ी आर्मी जो वो ट्रेन कर रहे थे, 3 लाख लोगों की आर्मी है, एयरफोर्स है, कहाँ गई? अच्छा, एक दिलचस्प बात मैं पाकिस्तान के लिहाज से ये बताऊं कि बहुत डर था कि सारा जो मलबा है वो पाकिस्तान के आके ऊपर गिरेगा, सारा जो ब्लेम गेम है वो पाकिस्तान के ऊपर आएगा। लेकिन बहुत अजीब बात यह है कि अभी पाकिस्तान को कोई अमेरिका में ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि वो इतने शॉक में है कि वो एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि ट्रंप की गलती है क्योंकि ट्रंप ने नेगोशिएट करना शुरू किया था तालिबान से,
और ट्रम्प जो है वो कह रहा है कि बाइडेन को रिजाइन करना चाहिए क्योंकि ये अमेरिका का जो नाम है वो जलील बस वो अक्सर आपको मालूम है सरप्राइजेस के ऊपर रिएक्शंस मुश्किल हो जाते हैं समटाइम्स। तो खैर मेरे सामने अभी डेली मेल की आज की जो हेडलाइन है वो खुली है एंड दे से व्हाट द हेल डिड दे ऑल डाई फॉर, यानी कि बहुत ज़्यादा गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है। ख़ासतौर पे आपने खुद भी जिक्र किया कि इतने सोल्जर्स मारे गए, उनके इतना नुकसान हुआ इसके ऊपर। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि इवैक्यूएट करना तो ठीक था लेकिन तरीका ठीक नहीं था। तो क्या कहीं पे मिस्टेक खुद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से हुई या जो अफगान नुमाइंदा हुकूमत थी जो अमेरिका की पिट्ठू हुकूमत थी वो उस तरीके से ग्राउंड रियलिटी बता नहीं पाई? ये प्रॉब्लम हुई कहाँ पे, ये कहाँ पे बेसिकली लैप्स हुआ सारा? देखें, लैब्स तो अमेरिकन इंटेलिजेंस का है। देखें, बाइडेन साहब को ये पता था कि वायलेंस होगा जब वो विड्रॉ करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि ठीक है, साल में होगा, 6 महीने में होगा, देखी जाएगी। बाइडेन साहब को पता था कि तालिबान ओवरटेक करेगी, लेकिन उनको लग रहा था कि 6 महीना साल गुजर जाएगा, थोड़ी सी इज्जत के साथ वो लोग निकलेंगे। जो चीज हुई है, जिस स्पीड से हुई है, ये बाइडेन साहब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है अमेरिका का। ऑब्वियसली अफगान गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ही अंदर से खोखली निकली, वो भी एक अलग फेलियर है। लेकिन ये मतलब आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि अमेरिका के कोई 2500 ट्रूप्स जो हैं वो रह गए थे अफगानिस्तान में। अब उनको पिछले 2 दिन में 3000 ट्रूप्स भेजने पड़े उन 2500 को निकालने के लिए। मतलब ये मजाक बन चुका है उनका। और अब इंटरनेशनल कम्युनिटी, रशिया, चाइना, सब लोग अब इस चीज का खूब, जो अमेरिका के दुश्मन हैं वो खूब इस चीज का फायदा उठाएंगे और खूब जो है उनकी नाक जो है वो जमीन में रगड़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा बिलाल, एक आखिरी सवाल, आगे क्या एक्सपेक्टेशंस है अमेरिका में? जो अब अमेरिका की जो अफगानिस्तान में नया सियासी सेटअप आएगा उसके हवाले से अमेरिका क्या किरदार अदा करने जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आई थिंक अभी तो फ्रैंकली तालिबान के पास सारे कार्ड्स हैं और अमेरिका के पास जो है वो ज्यादा कुछ कार्ड्स बचे नहीं है। अमेरिका का अभी सिर्फ एक सिंगल गोल है कि वो अमेरिकी शहरियों को जल्दी से बाहर निकाल पाए ताकि उनकी नाक और मजीद नहीं कटे। अब तालिबान जो है वो इन रिस्पॉन्स अमेरिका से मांगेंगे कि भाई आप उनको रिकग्नाइज कर लें कि वो एक लेजिटिमेट हुकूमत है। और अगर अमेरिका ने ये कर दिया, 9/11 की 20वीं एनिवर्सरी के पहले देखिए 9/11 की 20वीं एनिवर्सरी आने वाली है, तो क्या मैसेज जाएगा अमेरिकन अवाम को कि जो 20 साल से उन्होंने जो जंग लड़ी, तालिबान को निकालने की कोशिश करी, उसके बाद आके उन्होंने तालिबान के हाथ में ही पूरी हुकूमत दे दी। चले, आपसे इस हवाले से बात होती रहेगी। और एक शेर मैं अभी देख रहा था, वो मेरे सामने आ गया, तो मैं ज़रूर उस पर इस कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करूँगा कि निकलना खिल्त से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मैं अमरीकी सफारत खाने का जब बंद दरवाज़ा देख रहा हूँ अभी मुख्तलिफ अखबारों के अंदर जो छपा है, और जो सूरत हाल आप भी हमें बता रहे हैं, यकीनी तौर पे बहुत बेआबरू होने वाली सूरत हाल है फॉर दी सुपर पावर एज दे कॉल। तो यकीनी तौर पे खैर बिलाल, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने साहब मौजूद पे हमसे बात की। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे शहंशाह कवाल, मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के मदा आज उनकी 24वीं बरसी मना रहे हैं। उनकी खूबसूरत आवाज़ का जादू आज भी दिलों पर राज करता है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान 13 अक्टूबर 1948 को पैदा हुए और उन्होंने इंतहाई कम अरसे में दुनिया में मकबूलियत हासिल की। उन्हें ना सिर्फ अपने गीतों बल्कि कवाली की वजह से भी मुनफरिद हैसियत हासिल थी। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने अपने फ़न से दुनिया को अपना गर्विदा बनाया। उन्होंने कवालियों के 25 एल्बम रिलीज़ किए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह पाई। हक अली मौला अली और द मस्त कलंदर मस्त मस्त ने उन्हें शनाख्त अता की। मौसीकी में नई जोहतों की वजह से उनकी शोहरत पाकिस्तान से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। नुसरत फ़तेह अली खान साहब के मकबूल नगमों में अखियां उडीक दियां, दिल वाजा मारदा, किसे दा यार न विछड़े, मेरा पिया घर आया और बहुत सारे नगमात शामिल हैं। दुनिया आज भी शहंशाह कवाल की खूबसूरत आवाज़ के शहर में जकड़ी हुई है। उनका गाया मिली नगमा मेरा पैगाम पाकिस्तान खूब मकबूल हुआ। अली खान साहब ने 1000 से ज्यादा कवालियां गाकर अपने जौहर दिखाए, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हुकूमत ने मौसीकी की दुनिया में गिरा कदर खिदमात पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। उन्हें यूनेस्को म्यूजिक अवार्ड और प्रेक्स म्यूजिक अवार्ड्स भी मिले। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान जिगर और गुर्दों के आर्जे समेत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हुए। 48 बरस की उम्र में आज ही के दिन 1997 को करोड़ों मदाहों को सोगवार छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए। एक्सप्रेसो में आपको
एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। 10 बज चुके हैं, शो का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है और अब बारी है किसकी? और पीर भी है ना, तो निकले तेरी तलाश में आपको हम दिखाते होते हैं आज के दिन। और याक सराय किताब के हवाले से बात हो रही है, इसके बारे में तारड़ साहब कहते हैं कि थोड़े थोड़े याक हम खुद भी हो गए उनको देखते हुए। तो देखते हैं आज का निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। याक सराय पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। याक सराय एक कमाल सफ़रनामा है जिसमें ताड़ साहब लिखते हैं कि इतने सारे याक देखकर दरकूत जो है पास उसके करीब उन्होंने बहुत सारे याक देखे, तो उन्होंने लिखा कि इतने सारे याक देखकर हम भी थोड़े से याक हो गए। याकों के हवाले से जो तज़किरा है याकों का, वो वैसे तो हर सफ़रनामे में जो शुमाल के हवाले से जितने भी सफ़रनामे ताड़ साहब के उनमें हमें मिलता है। याकों से एक मोहब्बत जो है ताड़ साहब की वो भी बहुत ही नुमायाँ है। लेकिन याक सराय तो मतलब उस किताब का उन्वान ही याक सराय है। हमारी गुफ्तगू जो है वो ताड़ साहब से जारी है याक सराय के हवाले से। अच्छा ताड़ साहब, एक सवाल जो है वो ज़रा किताब से आप कह सकते हैं थोड़ा सा हट के है, वो कि आपने सुमर नाला का जिक्र किया है इसमें। तो खैर सवाल ये है कि आपके शुमाल के हवाले से जितने भी सफ़रनामे हैं उनमें कराक्रम हाईवे का तो मुफस्सल जिक्र मिलता है। बिशाम, दासू, पटन, चिलास और तमाम ये जगहें जो हैं इनका जिक्र मिलता है। लेकिन जो सुमर नाला है उसके हवाले से अभी तक हमने किसी प्रोग्राम में सुमर नाला पे बात नहीं की। सुमर नाला जो है अब भी अगर आप देखें तो वहाँ पे ट्रक होटल्स हैं, मतलब एक इमारतें हैं, और अब जब आप मोड़ काट के जाते हैं तो जो पहले शायद सुमर नाला का किसी वक्त में बहुत ज़बरदस्त चिंगारता हुआ नज़र आता होगा, अब वो उस तरह नज़र नहीं आता, बल्कि वो बस इमारतों में और इस तरह पोशीदा सा हो गया। आपने सुमर नाला को क्या एक ऐसी हालत में देखा है कि जब वहाँ पे कोई होटल ना हो, कोई कुछ ना हो, तो ये कहीं इब्तदाई उसमें या उस वक्त भी इतनी ही ट्रक होटल्स या ये सब कुछ चीज़ें थी? देखें, शारा कराकोरम पे कुछ भी नहीं था। अच्छा, ठीक है। यानी जब आप चलते थे डेसोलेशंस के अलावा कुछ नहीं था। ये जो नाला है ये जब आता है तो उससे पहले थोड़ी ठंडक आपको महसूस होती, क्योंकि वो पूरा एरिया ही वो बुछाड़ों की सूरत में आ रहा होता, आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे मुसाफिर ठहरते थे, वुज़ू किया, अगर नमाज का वक्त है नमाज पढ़ी, लेकिन होटल वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा। बहुत आगे जाके एक तनूर था, तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में था। अब लास्ट टाइम मैं जब गया हूँ तो वहाँ होटल बने हुए हैं, लोग चारपाइयाँ डाल के बैठे हुए हैं। जो कमर्शलाइजेशन है ना, ठीक है, उससे रोज़गार बहुत लोगों का बनता है, लेकिन उससे नेचर जो है उसका चेहरा बिगड़ जाता है, उसकी ओरिजिनलिटी जो है ख़त्म हो जाती है। वो टेम कर लिया ना नाले को, उसके गिर्द जंगले लगा के और उसको एक वैशी को कैद कर लिया, तो फिर वो वैशी तो ना रहा, तो वो अट्रैक्शन अब नहीं रही, मेरे लिए वो नहीं रही। जी बिल्कुल ठीक है। नेचर को उसकी ओरिजिनलिटी में रखते हुए भी कारोबार किया भी जा सकता है और ये तमाम मामलात किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शायद नेचर को बिल्कुल पसे पुश डाल के और वो तमाम चीज़ें की जाती हैं जिसकी वजह से नेचर की तो खैर तबाही हो जाती है। तार साहब, एक सवाल ये है कि आपने गिलगित का जो हमेशा जिक्र करते हैं वो बड़ी मोहब्बत से करते हैं, और गिलगित एक जजीरा है, आप उसको जजीरा कहते थे, मुख्तलिफ सफ़रनामों में इस तरह आपने जिक्र किया है। सवाल ये है कि आपने हमेशा जो गिलगित का जिक्र इतनी मोहब्बत से किया है, लेकिन आज का जो शहर है गिलगित, उसको देखा जाए तो उसकी हैसियत जो है वो एक बेस कैंप शहर की सी है, जहाँ यानी टूरिस्ट जो है वो बम्बरे मजबूरी रहता है, या वो यानी वो वहाँ रुकना नहीं चाहता, लेकिन वो रुकता है कि अगर कोई मजबूरी की वजह से। अब कहने का मतलब ये है कि गिलगित जो शहर है उसने अपने आप को, उसकी जो एक सियाहती शनाख्त थी, क्या उसने अपने आप को उससे दूर नहीं कर लिया? मतलब वो एक कमाल शहर था जिसकी एक हैसियत थी, यानी एक मरकज़ी मतलब एक जिसको कहते हैं कि एक तारीखी हैसियत भी थी, आर्कियोलॉजी के हवाले से भी वहाँ पे कारगाह नाला भी है, सस्पेंशन ब्रिजेस हैं और बहुत कुछ है, यानी गिलगित एक पुराना शहर है डेफिनेटली। तो आज की जो नौजवान नस्ल है उसको मालूम ही नहीं है कि गिलगित इटसेल्फ जो है वो कितना बड़ा सियाहती मकाम है। और आप क्या समझते हैं, क्या गिलगित ने अपने साथ ज्यादती नहीं की, या गिलगित के बासियों ने कि उसको उसकी सियाती शनाख्त से महरूम कर दिया? मैं अभी आपको अपने ज़ाती तजर्बे की बात बता रहा हूँ। अभी यानी मुझे 2 हफ्ते हुए हैं गिलगित से आए हुए, तो कारगाह नाला जो है वो इतना, उसकी जो सरफ रोड है वो टोटल मतलब बड़ा मुश्किल है कारगाह तक भी पहुँचना। तो गिलगित ने या गिलगित के बासियों ने
क्या ये ज्यादती नहीं की कि गिलगित को उसकी सियाती शनाख्त से, जो बड़ी शनाख्त थी, प्राइमरी शनाख्त थी, उससे उसको महरूम कर दिया? नहीं, गिलगित ने नहीं, यहाँ से जाने वालों ने उसके साथ ज्यादती की, और लोकल्स ने भी, जाहिर है उनको रोजगार कमाने का हक हासिल है जी। अदरवाइज इस पूरे एरिया में स्कर्दू को कोई नहीं जानता था। ठीक है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरे एक दोस्त थे ख्वाजा मेहरजाद, प्रिंसिपल थे स्कर्दू में। ये पुरानी बात, 30-35 साल पहले की बात। तो वो मुझे इस्लामाबाद में मिले, उन्होंने पहली मरतबा मुझे इनवाइट किया स्कर्दू। तो मैंने पूछा कि हालात कैसे हैं, ये वो शहर कैसा है वगैरह वगैरह, क्योंकि स्कर्दू को बुनियादी तौर में मैं ब्रिगेडियर असलम साहब के हवाले से जानता था। वो मेरे वालिद साहब के दोस्त जी, और वो आया करते थे और हमें बताते थे, मेरे वालिद साहब के साथ डिस्कस करते थे कि जी इस तरह स्कर्दू नाम का एक शहर है, वहाँ एक झील है, उसके किनारे मैंने एक होटल बनाया है और एक पुराना जहाज़ खड़ा किया है, तो मैं उस झील में सिंघाड़े जो हैं काश्त करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? ये मुझे अब तक याद। फिर वहाँ पे शंग्रीला में जितने भी गुलाब के फूल थे, पौधे थे, वो सारे मेरे वालिद साहब के थ्रू गए थे। चुनाचे ये सारा अननोन टेरिटरी थी। तो वो ख्वाजा साहब ने बताया, कहने लगे ही वाज प्रिंसिपल देयर, कहने लगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक थी अपना मीटिंग थी, तो उसमें मैं बैठा हुआ था। तो मैंने अपनी कोई डिमांड्स पेश की, तो उस वक्त के जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे जी, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बलूचिस्तान की तरफ ख़ास तवज्जो कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें, आपके शहर का भी हम कुछ ना कुछ कर देंगे, वो जो आप फैसिलिटी। अच्छा। कहते हैं मैं आई वाज स्टन्ड, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है वो ये नहीं जानता कि स्कर्दू कहाँ है, वो उसको को बलूचिस्तान का हिस्सा समझ रहा। दोबारा फिर मैंने कहा कि सर वो बलूचिस्तान में नहीं है, वो हमारे शुमाल में है। तो कहने लगे नहीं हाँ जानते हैं, ठीक है वो हो जाएगा। तो इस तरह की गफलत भी इख्तियार की लोगों ने, और मतलब कि उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि ये लेकिन ऑन द अदर हैंड गिलगित जो था, गिलगित वर्ल्ड मैप पे था एज ए स्ट्रेंज और मिस्टीरियस सिटी। जब आप टिम्बुक्टू का नाम लेते थे या इस किस्म के किसी और शहर का जिसके साथ दास्तानें वाबस्ता हैं, तो उसमें गिलगित का भी नाम आता था। कोई शक। जब मैं पहली मरतबा गवर्नमेंट कॉलेज की टीम के साथ किशनगंगा वैली यानी आज का नीलम जो है वो एक्सपीडिशन पे गया था रत्ती गली की जानिब, तो ये जो आज का बाटाकुंडी आप ज़रा देखें जी, ह्यूज होटल्स और सारा कुछ, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे कुछ भी नहीं था सिवाय एक नाले के और एक रेस्ट हाउस के, और कुछ भी नहीं था एब्सोल्युटली। तो उस रेस्ट हाउस में हम रात ठहरे थे, तो वहाँ पे किसी अंग्रेज़ ने की डायरी थी, उसके पास रजिस्टर था चौकीदार के पास ना, अभी 56 का समझ लेना, अभी अंग्रेज़ को गए हुए 10 साल भी नहीं हुए। तो उसमें एक अंग्रेज़ ने लिखा हुआ था अपने कि मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरी पोस्टिंग हो गई पता नहीं गिलगित, और ये गॉड फॉरसेकन प्लेस पता नहीं कहाँ है, इन्होंने मुझे भेज दिया है। अच्छा। यहाँ से मैं घोड़े पे जाऊँगा और खुदा करे कि गिलगित में कोई आदमखोर लोग ना हो। और मैंने बड़ी दास्तानें सुनी हैं कि वो गोरों को खाते थे, ये मैंने खुद पढ़ा, उसके हाथ का लिखा हुआ है। तो गिलगित में एक फैसिनेशन थी दूर उफ्तादा होने की, और एक मिस्ट्री थी उसमें, और मिस्ट्री में मर्डर भी था क्योंकि वहाँ हुए 1-2 गोरे मर्डर। तो वो सारी मिस्ट्री अब ख़त्म हो गई। अदरवाइज गिलगित इटसेल्फ जो है, वहाँ पे आप 5-7 दिन रहें तो वो भी एक फैसिनेटिंग सिटी है। अब तो वो एक स्टॉप बन गया ना आगे जाने के लिए, हर एक को हुंजा का बुखार या नगर का बुखार है, वहाँ पे वो ठहरते नहीं। तो गिलगित ने खुद भी, लेकिन ज़्यादातर सयाहों ने उसके साथ ज़्यादती की। कोई शक नहीं, गिलगित एक कमाल शहर है। अच्छा सर, ये बताइए कि किम ओनील और उनके जो को-निवर्त खामिद हैं, आपने लिखा है कि उस वक्त वो लोनली प्लेनेट के लिए, पाकिस्तान के लिए एक ट्रैकिंग गाइड लिख रहे थे। एज़ुब अली शाह को देखा जाए तो उसने जो कराकोरम हाईवे पे लिखी किताब, उनकी उन किताबों के अंदर, उन गाइड्स के अंदर जो डिटेल्स हैं, ज़बरदस्त किस्म की डिटेल्स, होटल, उनके अपना उनका जो भी रेंट है,
इसके अलावा वो तमाम ट्रैक्स की जो इन्फॉर्मेशन है, वो तमाम चीज़ें बड़ी ही डिटेल और जुज़ियात के साथ लिखी थी। बड़ा ही मरबूत काम था। आपकी नज़र में कहीं मकामी सतह पे भी ऐसा कोई मरबूत काम हुआ है जिसको उस तरह की पजीराई हमने ना दी हो? तो आपकी नज़र में कोई ऐसा काम है? जो ये थी किम ओ'नील वगैरह, ये तो काम कर रहे थे ना लोनली प्लेनेट के लिए। तो लोनली प्लेनेट वाले मेरे ज़माने में तो मोस्ट ऑथेंटिक किताब लोनली प्लेनेट होती थी, आवारागर्दों की। वो कहते थे इट इज़ अ बाइबल फॉर वैगाबॉन्ड्स, और उसमें मालूमात हर शहर के हर मुल्क के बारे में। तो वो हायर करते थे आवारागर्दों को जिनमें राइटिंग स्किल हो, और वो फिर लिखते थे, और फिर बड़े पैमाने पर छपती थी। एक तो ये है जो हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। बाकी जो इज़ाबेल शाह है, बहुत अच्छी खातून है, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। यहाँ आपके जो है लेक जो अब डैम बन गई है, क्या नाम है? सतपारा। हाँ जी, हाँ सतपारा, हाँ जी, सतपारा में वो आई हुई थी, और मोहम्मद अली चंगेज़ी ने मुझे मिलाया था, और वो अपने बेटे के साथ थी। और वो भी बहुत फिरंतू खातून थी। उनके खामंद स्विट्ज़रलैंड में बहुत बड़े किसी ओहदे पर थे, यूएनओ में। और उन्होंने सिर्फ वो कलाक्रम नहीं लिखी, उन्होंने एक और किताब पाकिस्तान लिखी है, उसमें भी सारे ट्रैक्स मौजूद हैं। तो ये दो बेसिक हमारे लिए, मतलब मैंने पहली मरतबा ये लोनली प्लेनेट में पढ़ा फेरी मेडोज़ के बारे में। अच्छा, हमें पता ही नहीं था, पाकिस्तान में किसी को नहीं पता था, आम बंदे को, कि फेरी मेडो कोई जगह है। किसी गाइड बुक में कोई ना गया था। आज से 34 साल पहले जब मैं गया हूँ, तो ये इनकी मेहरबानी। हमारे यहाँ भी काम बहुत हुआ है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे ऐसी किताबों की मांग नहीं है। उनको एक पुशअप चाहिए, उनको एक प्रोजेक्शन चाहिए जो उन्हें नहीं मिलती। मैं जब टीवी वगैरह पे था तो मैं थोड़ा बहुत मतलब उनके बारे में बात कर लेता था। अदरवाइज़ कागान के बारे में 2-3 गाइड बुक्स बड़ी अच्छी लिखी गई हैं। अच्छा। पहाड़ों के बारे में लिखी गई हैं। उसके बाद मास्टर हकीकत मरहूम ने भी एक किताब लिखी थी ट्रैकिंग के बारे में जी। और उसमें बहुत दुश्वार गुजार जो जगहें उनकी ट्रैकिंग थी। तो वो काम उस तरह नहीं हुआ। नाज़रीन, याक सराय पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आपने सुना है कि तार साहब ने कितनी खूबसूरती से हमें जो याक सराय है उसके हवाले से जो भी उनके मौज़ूआत हैं उन पर उन्होंने बात की है। और याक सराय में बहुत सारे कमाल और ख़ूबसूरत मौज़ूआत हैं जिन पर हमारी बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे हम कुछ क्रिकेट के हवाले से, जहां पे 168 रन का जो हदफ वेस्ट इंडियन टीम को मिला था, उन्होंने सिर्फ 9 विकेट के नुकसान पर नहीं, 1 विकेट से सिर्फ पाकिस्तान की टीम ये मैच हार गई, ये कहना चाहिए। लेकिन जीत होती है, हार होती है। हम आपको किंगस्टन टेस्ट के हवाले से बता रहे हैं। 168 रन का हदफ पाने वाली वेस्ट इंडियन टीम के इब्तदाई खिलाड़ी सिर्फ 16 रन के ऊपर आउट हो गए थे, और पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स का जो इख्तिताम है वो 203 रन में हुआ था। बाबर ने 55 रन बनाए थे। कंपैरेटिवली पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर परफॉर्म नहीं कर पाई, और इस टेस्ट का भी नतीजा पाकिस्तान के हक में नहीं आया। पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था 2 के इतने कम रन के ऊपर 9 खिलाड़ियों का आउट हो जाना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन बिलाखिर जीत पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आई। इसी पे हमने बात करनी है। मोहम्मद रिजवान ने 30, अजहर अली ने 28 रन के साथ कुछ अपना हिस्सा तो डाला, लेकिन वंस अगेन जो कैचेस का ड्रॉप होना है वो पाकिस्तान के लिए इस मैच को भी ड्रॉप कर गया। मिर्जा इकबाल बेग साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट इस वक्त हमें बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जरा पूछते हैं। और वंस अगेन हमने मिर्जा साहब को जरा ट्रैवल करते हुए दोबारा से एंगेज किया है, गाड़ी रुकवा दी हमने ताकि बेहतर सिग्नल मिल। साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या एनालिसिस है आपका इस टेस्ट को लेकर? एक्सपेक्ट करे थे रिजल्ट आप जो निकला? देखिए इमरान, क्रिकेट में टर्म यूज होती है कैचेस विन मैचेस, और जब 168 रन का टारगेट है, आप कैचेस ड्रॉप करेंगे, आप मिस नहीं करेंगे, फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आप जीत जाएंगे? टेस्ट क्रिकेट की तारीख में 1877 से टेस्ट मैच खेले जा रहे हैं। ये 15वां मौका था जब कोई टीम 1 विकेट से जीती है, और पाकिस्तानी टीम जो है उसके खिलाफ ये 3रा मौका था कोई टीम 1 विकेट से जीती है। मैं समझता हूँ ये मैच जीतना चाहिए था पाकिस्तान को, और हमारी जो कॉम्बिनेशन था उस पर सवालात उठ रहे हैं कि यासिर शाह को आपने खिलाया। पहली इनिंग्स में उसने 13 ओवर्स किए, 46 रन दिए और कोई विकेट नहीं ली। दूसरी इनिंग्स में 3 ओवर्स में उसने 13 रन दिए। तो यासिर शाह अगर चौथी इनिंग्स में भी इतना मौसर साबित नहीं हो रहा, तो फिर आखिर आप जाहिद महमूद को
किस खुशी में टीम के साथ ट्रेवल करा रहे हैं। हम लोगों ने एक माइंड सेट किया हुआ है इमरान कि बस यही लड़के खेलने। दुनिया तजर्बात कर रही है, वेस्ट इंडीज की टीम को देखें कि नए नए लड़के लेकर आ रहे हैं। हमारा माइंड सेट वही है। मैं समझता हूँ ये जो टीम मैनेजमेंट है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो तजर्बात करने के बजाय नए लड़कों को भी चांस दे, टीम को डेवलप करे। बड़े बड़े नाजुक मरहले पे हम अपनी क्रिकेट को ले आए हैं। मुझे ऐसा लगता है होता हर बार यही है कि हम एक वर्ल्ड कप साहब हारते हैं या बड़ा इवेंट हारते हैं तो उसके बाद हम कहते हैं जी अब हमने तैयारी करनी है, नई टीम बनानी है, मैनेजमेंट चेंज होती है, कैप्टन चेंज होता है, टीम चेंज होती है। और फिर अफसोसनाक बात यह कि 3-4 साल के बाद जब वो बड़ा इवेंट करीब आता है तो हमारी क्रिकेट फिर जीरो पे पहुंची होती है। और इस वक्त भी जब एक बड़ा इवेंट सर के ऊपर है, दो कि हम अभी टेस्ट की बात करें, लेकिन ओवरऑल हमारी क्रिकेट ऑलमोस्ट जीरो के ऊपर है। दोबारा से हम बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसकी वजह तो आप बता ही रहे हैं। अब इसका हल क्या है? इतने शॉर्टर टाइम में कोई हल भी है इसका? हम हल कर सकते हैं इसका? मेरे ख्याल में 14 नवंबर के बाद जब वर्ल्ड कप T20 जो 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में हो रहा है, उसके बाद फिर हम ये नारा बुलंद करेंगे कि हम टीम को जो है एक रीबिल्ड कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उसके बाद अगर हमारी अल्लाह ना करे परफॉर्मेंस खराब हो तो कोचेस को जाना होगा। इस वक्त तो कोचेस को तब्दील नहीं कर सकते। अब आप देखें हमारे 5 T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ और 2 T20 बचे इंग्लैंड के खिलाफ। टेस्ट में हम हार रहे हैं, टीम डिमोरलाइज है, कोई पूछने वाला नहीं है कॉम्बिनेशन क्या है। वेस्ट इंडीज की टीम हमें हराती है। कोई टेस्ट क्रिकेट की कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की तरह या न्यूजीलैंड की तरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ कहीं गड़बड़ है टीम सिलेक्शन में। कहते हैं ना इन्नमल अमाल बिन नियत, अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ अरमला कि इनकी नियतें ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ता है। सब नियतें ठीक नहीं है। और जिस तरह से अभी हम जिस बड़े इवेंट का जिक्र कर रहे हैं, अभी तो हमारे बैटिंग ऑर्डर ही नहीं सेट हो रहा। हमें यही नहीं पता हमने किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, किसको इन रखना है, किसको आउट रखना है। तो ये जो पर्ची कल्चर है जिसको हम पीसीबी में कहते हैं, बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो फिर तो हम एक्सपेक्टेशन T20 वर्ल्ड कप से भी ना रखें। बिल्कुल अरमला, आपने सही निशानदेही की। बैटिंग ऑर्डर हम अब तक अपना सेट नहीं कर पाए। आप देखें न्यूजीलैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया, इंग्लैंड ने फाइनलाइज कर ली, भारत ने फाइनलाइज कर ली। अभी तक हम अपनी वही पर्चियों को लेकर चल रहे कि चल जाए तो चल जाए, नहीं चला तो बाहर हो जाएगा। और एक ऐसा वजीर आजम कि जो खुद वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम का कप्तान रहा है, जिसके दौर में क्रिकेट को बेहतर होना चाहिए, बजाय बेहतरी के हम तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़द है। मैं समझता हूँ वजीर आजम साहब को सख्त नोटिस लेना चाहिए। जहां वो दीगर चीजों का नोटिस लेते, कोई आधा घंटा या 1 घंटा लेने के बाद ही हाल हुआ है मिर्जा साहब। उन्होंने कहा था मैं स्पोर्ट्स की जाने पाऊंगा। वही नोटिस के बाद तो हर चीज पाकिस्तान में जिस चीज का नोटिस लिया जाए वो चीज बजाय बेहतर होने के और खराब हो जाती है। अच्छा, वो एक आप वो नियत की बात करें ना, मुझे लगता है कि ऑन अ लाइटर नोट अगर एक नियत अलाउंस भी आ जाए ना पीसीबी में, नियत के भी पैसे मिले तो सबकी नियत शायद तब ठीक हो जाए, ऐसा लगता है। भाई चेयरमैन को इमरान $650 मिलते हैं जब वो बाहर जाते हैं। आप अंदाजा लगा लें आप कि हम मजदूर लोगों को भी नहीं मिलेंगे इतने जितने चेयरमैन साहब को मिलते हैं। लेकिन बात वही है कि नियतें इनकी ठीक नहीं है और वजीर आजम साहब को अब 1 घंटा निकालना चाहिए। ऑपरेशन क्लीन अप की जरूरत है पीसीबी में। मानी साहब माशाल्लाह 77 बरस के हो गए। अब मेरे ख्याल में अगले महीने उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। वसीम खान को हम इम्पोर्ट करके लेकर आए, वो इस बात पे खुश होते हैं कि मैंने न्यूजीलैंड को बुला लिया, मैंने साउथ अफ्रीका को बुला लिया। पहले आप अपने क्रिकेट का स्टैंडर्ड तो रेस करें। टीमें आएंगी तो जब उस वक्त आपकी टीम भी तो अच्छी रैंकिंग में हो, तो मेरे ख्याल में इनको सोचना चाहिए इस हवाले से। तो मैं साहब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? हम सब तमाम तर तनकीद अपनी जगह, एक तो ये कि आप खास तौर पे आपके एनालिसिस के अंदर मुसलसल हम सुनते हैं कि आप कहते हैं कि हमारे पास जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, जो स्टार्स हैं, वो हम नहीं प्रोड्यूस कर पाए, बना नहीं पा रहे लड़कों को उस लेवल तक। तो इतनी प्रेशर क्रिकेट के अंदर तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो टेन्योर हमारे पास है ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने का, इसके अंदर क्या कोई मिरेकल हो सकता है? क्रिकेटिंग मिरेकल जिसे कहते हैं। वैसे भी T20 थोड़ी चांस की गेम भी है, तो आपको लगता है कुछ ऐसा हो सकता है? स्टॉप हो गए हैं। मिर्जा साहब चूंकि ट्रैवल कर रहे हैं, और अभी हम बात कर रहे थे टेस्ट में परफॉर्मेंस की, लेकिन जिस तरह से भी बात ये भी हुई कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक जो वर्ल्ड कप T20 स्टार्ट होने वाला है, उसमें पाकिस्तान के लिए हवाले से क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजी है। और अभी तक हमारा बैटिंग ऑर्डर फाइनल नहीं है। मुख्तलिफ मुल्कों ने अपनी अपनी टीम्स का ऐलान कर दिया और हम अभी इसी सोच में कि हमने कौन से प्लेयर को खिलाना है, कौन से को नहीं खिलाना, प्लेयर को नहीं खिलाना। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है, हर 3 साल 4 साल के बाद किसी बड़े इवेंट के बाद हम एक बार फिर हमारी मीटिंग्स होती हैं, अवाम तनकीद करती है। अवाम तो बेचारी तनकीद ही कर सकती है, ट्रेंड्स ही चला सकती है, और हम क्या करें क्योंकि हम क्रिकेट
लविंग नेशन है, हमारे लिए तो यही एंटरटेनमेंट मजबूरी है हमारी। हाँ। तो फिर उसके बाद फिर कुछ फैसले होते हैं और जब भी बड़ा इवेंट पास आता है, ये पिछले 3 वर्ल्ड कप्स का तो मेरा भी एक्सपीरियंस है, कम से कम हम भी यहाँ पे टीवी के ऊपर जब कवर कर रहे हैं तो यही सूरत हाल होती है कि जब बड़ा इवेंट आने वाला होता है, इसी इबाहम का शिकार, इसी कंफ्यूजन का शिकार टीम सेटअप होता है और रिजल्ट्स भी ऐसे ही आ रहे होते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं जी टीम जीतती है तो आप बल्ले बल्ले करते हैं, टीम हारती है तो आप किसी हद तक भी तनकीद करना शुरू कर देते हैं। तो तनकीद होती है हार के ऊपर है, जीत तो सारी खामियां छुपा देती है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। तो मिर्जा साहब हमारे साथ एक बार फिर कनेक्ट हुए, जरा हमसे पूछते हैं। जी मिर्जा साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है इमरान। ठीक है, प्लीज आप एक तो कंटिन्यू कीजिएगा। और दूसरा मेरा सवाल था कि हमारे पास सिर्फ जो 2-3 महीने का 2-2.5 महीने का टाइम स्पैन बचा है, इसमें कोई मौजज़ा हो सकता है हमारे टीम स्ट्रक्चर को लेकर और हमारे टीम कॉम्बिनेशन को लेकर? देखिए, मौजज़ा तो बहुत मुश्किल है। अगर हम 92 के वर्ल्ड कप के मौजज़े की बात करें, जहाँ हमारा एक मैच वॉश आउट हो गया था, हमें एक पॉइंट मिल गया था, लेकिन अब 92 और 2021 में बड़ा फर्क है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। जो मौजूदा गंभीर सूरत हाल है इमरान, उसको देखते हुए तो मौजज़ा बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, बशर्ते कि ये अभी भी कुछ मिडिल ऑर्डर सेट करें, तजुर्बाकार खिलाड़ियों को लाएं। आप देखें कश्मीर प्रीमियर लीग में शोएब मलिक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें मिडिल ऑर्डर मिला है। आजम खान अच्छा प्लेयर है, उसको बाद में वर्ल्ड कप के ट्राई करें। लेकिन इन लोगों की नीयतें ऐसी है ना कि आप देखें इन्होंने जानबूझकर मिडिल ऑर्डर अपना ऐसा रखा कि खिलाड़ी एडजस्ट हो जाए। तो आजम खान के लिए कोशिश करते रहे। अच्छा लड़का है, टैलेंटेड है, लेकिन जिस तरीके से उसे लाया गया, इसलिए वो तरीक़ाकार गलत है। ये नहीं क्या किसी भी क्रिकेटर का अगर कोई ताया जो है वो अगर पाकिस्तान की नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर हो तो वो डायरेक्ट वहां जाकर काम करना शुरू कर दे, ये ज्यादती है। फिर उन गरीब बच्चों का क्या होगा जो धूप में अपना बैग लेकर और मैदान में जाते हैं, पाकिस्तान की सब्ज कैप अपने सर पर सजाने का ख्वाब लेकर जाते हैं, उनका क्या होगा फिर? सही, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ड्यूरिंग हमें। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हैं और मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो कि आप लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि आज कौन सी अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद होगी। तो आज आपको हमने मिलवाना है 8035 मीटर की चोटी गाशिर ब्रह्म सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून नायला कियानी से, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। नायला ने गाशिर ब्रह्म चोटी सर करने से 7.5 माह कबल ही अपने दूसरे बच्चे को भी जन्म दिया था और उसके फौरन बाद वो ओबियसली इस मुहिम के लिए रवाना हुई। नायला से कबल अब तक किसी पाकिस्तानी खातून ने भी मुल्क में मौजूद 8000 मीटर की 5 चोटियों में से कोई सर नहीं की है। और ये भी याद रहे कि नायला कियानी का ताल्लुक सूबा पंजाब में रावलपिंडी शहर के साथ जो मुलिका तहसील है गुजर खान, वहां से है। उन्होंने साथ एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तालीम बरतानिया से हासिल की और अपने शोबे में भी काम किया। इस वक्त वो अपनी फैमिली के साथ दुबई के अंदर मुकीम है और इस वक्त जो कह लें उनसे हम बात करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट की। नायला, फर्स्ट कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। नायला, अब जिस तरह से अभी हम आपके अचीवमेंट के हवाले से तो बात कर ही रहे थे, लेकिन उससे पहले ये हमने मेंशन किया कि जब आपने इस चोटी को सर किया तो आपने एक बेबी आपके यहाँ पैदा हुई थी और आपने सिर्फ थोड़े अरसे के गैप के बाद ये कारनामा सर अंजाम दिया। कैसे किया ये? एक्चुअली उससे पहले अपने आप को मेंटली रेडी करना है कि बेबी को छोड़ के जाना है, लेकिन पूरा प्लान बना हुआ था। तो वो ही मुश्किल था पहाड़ सर करने से पहले, लेकिन फैमिली ने बहुत सपोर्ट की और बस डिफरेंट रीजंस थे जिसकी वजह से ये टाइमिंग चूज की, मतलब बच्चों को बड़ा होने से पहले ये चीज मिशन अभी चूज किया। तो उसको छोड़ के जाना मुश्किल था। ट्रेनिंग मैंने उसके पैदा होने के 2 महीने बाद स्टार्ट की थी, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट की एडवाइस लेके कि बॉडी को कोई डैमेज नहीं हो। तो ये भी मिसकंसेप्शन, सॉरी। ठीक हो गया। अच्छा नायला, ये भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि इस तरह से ऑब्वियसली जब आपके यहाँ बेबी बॉर्न होता है तो आपकी फिजिकल हेल्थ उस तरह से प्रॉपर नहीं होती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और जिस तरह से क्लाइंबिंग करना या माउंटेन सर करना और इतनी बुलंदी पर जाना, ये इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग है। तो आपने अपनी फिजिकल हेल्थ को किस तरह से, मेंटली तो आपने खुद को प्रिपेयर किया, लेकिन फिजिकल हेल्थ को आपने किस तरह से चैलेंज उसको एक्सेप्ट किया? तो जैसे पहले मैं बता रही थी कि मैं डॉक्टर की एडवाइस ली, पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई टू मेक श्योर कि बॉडी पे कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं आए। तो ऐसा नहीं था कि मैं फिट में थी और बस करना था, तो बॉडी की लॉन्ग टर्म डैमेज की परवाह नहीं की। 2 महीने बाद डिलीवरी के ट्रेनिंग स्टार्ट की। 4 महीने मेरे पास थे क्योंकि इसके बाद एक्सपीडिशन
की वो डेट स्टार्ट होती है। तो 4 महीने में जितनी ट्रेनिंग मैं कर सकी, हाइकिंग की, स्टेयर्स ट्रेनिंग की, रनिंग की थोड़ी बहुत, फिजिकल, इसके अलावा एक्सरसाइजेस, फिटनेस के लिए एक्सरसाइजेस की, तो वो सब डॉक्टर की एडवाइस के साथ की थी। तो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि 4 महीने इनफ नहीं होते हैं, लेकिन बस कोशिश आई थिंक की थी अल्लाह ने, और आपने कर लिया। ऑब्वियसली जो इंसान का अज़्म और हौसला है वो सबसे बड़ी सपोर्ट होता है और बाकी फैक्टर्स साथ में आते हैं। आपने कहा कि आपने सारी चीज़ों को मलूज़े खातिर रखते हुए ये अमल किया। लाइफ में इसके अलावा क्या हो रहा है, हम वापस इसकी तरफ आएंगे, लेकिन लाइफ में इसके अलावा प्रोफेशनली आप क्या करती हैं, देखने वालों को बताइए। और क्या लाइफ इसके अलावा भी उतनी ही चैलेंजिंग है या सिर्फ माउंटेनियरिंग को लेकर ज़्यादा चैलेंजिंग है, बताइए हमें। तो मैं अभी बैंकिंग में हूँ, अभी ऑफिस में थोड़ी देर ऑफिस जाना है, तो फुल टाइम बैंक में, इंटरनेशनल बैंक है HSBC, उसके लिए जॉब करती हूँ। 2 बेटियां मेरी, 1-2 साल की, एक अभी 8 महीने की है। तो मैरिड लाइफ भी है, बच्चे भी हैं, काम भी का है। तो मेरे जहन में बड़ा, मुझे लगता है, पता नहीं कहना चाहिए नहीं, लेकिन बड़ा एक अजीब सा इमेज है कि बड़े ऑफिस से घर, घर से ऑफिस और बड़ी हेक्टिक किस्म की जॉब करने वाले लोग होते हैं बैंकर्स। थोड़ी ड्राई सी लाइफ होती है, मुझे ऐसा लगता है। और बीइंग अ बैंकर आपने चोटी को सर करने का प्लान किया और फिर कर भी डाली, मतलब समझ नहीं आया कुछ। वो एक्चुअली आप ठीक कह रहे हैं, बैंकिंग में थोड़ी ड्राई लाइफ होती है। मैं एक्चुअली इंजीनियर हूँ, जैसे आपने पहले बताया, तो बैंकिंग में खुद भी थोड़ा सा अपने आप को बोरियत से बचाने के लिए एक्टिविटीज करती हूँ। तो बस प्रायोरिटाइज करती हूँ क्या करना है, क्या किस टाइम करना है, बच्चों की सपोर्ट के लिए क्या करना है, तो वो सब प्रायोरिटाइज करके मैं मैनेज कर लेती हूँ। जबरदस्त। तो नाइला, अब आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? आपने क्या, आपका मजीद कोई है कि आपने अपने शौक को, अपने इस पैशन को आगे लेके जाना है, कहीं कोई और चोटी सर करनी है, कहीं और ट्रेवल करना है? बिल्कुल, ट्रैवलिंग का तो बहुत ही शौक है, लेकिन अगले साल का मेरा 8000 का पाकिस्तान में प्लान है, क्योंकि पाकिस्तान में 5 चोटियां हैं, एक कर ली है। तो ये शौक ऐसा है, एक बार आप स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं मुश्किल होता है उसको स्टॉप करना। तो अगले साल इंशाल्लाह एक और 8000 की चोटी का पाकिस्तान में। नाइला, ये जानलेवा खेल है बीइंग मदर। डर नहीं लगा? बच्चे छोटे हैं, इतना चैलेंजिंग काम कर रही हूँ, दिल में डर तो आता है, खदशा तो होता है। कंसर्न थोड़ा सा था, हस्बैंड को था, अम्मी को था, लेकिन उनके कंसर्न दूर किए डिफरेंट रीजंस देके। और लेकिन खुद में आई डोंट नो, मतलब अल्लाह जानता है क्या है, लेकिन मेरा थोड़ा, मुझे एतमाद था। मैंने दुआ, जब भी कैंप से निकलती थी, बहुत दुआ पढ़ के भी निकलती थी, तो मुझे एतमाद था कि कुछ नहीं होगा, मतलब आई डोंट नो अच्छा था या बुरा था, लेकिन मुझे दिल में डर नहीं था कि कुछ हो जाएगा। आप वैसे तो 8000 सर कर लेना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि K2 8600 समथिंग है, इसी तरह से जो माउंट एवरेस्ट है, तो इसका मतलब व्हेन यू आर क्रॉसिंग 8000 आप उतना बड़ा चैलेंज तो ले रहे हो। लेकिन ओबियसली ट्रैकिंग हर माउंटेन के ऊपर मुख्तलिफ होती है, तो टारगेट क्या है आपका? सारी 8000 वाली पीक्स करनी है, एवरेस्ट पे जाना है, K2 पे जाना है, या मैज एज पैशन जब दिल किया एक चोटी सर कर ली, सबमिट कर ली? क्या पैशन, क्या है प्लान, क्या है? ये फिलहाल पैशन है कि सब करनी है, लेकिन K2 ऑब्वियसली ड्रीम माउंटेन है, इंशाल्लाह एक दिन करूंगी। एवरेस्ट इतना चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन फॉर सम रीजन क्योंकि माउंटेनियरिंग का आइडिया कम लोगों को होता है, तो वो सोचते हैं माउंट एवरेस्ट करोगे तो इसका मतलब आप रियल माउंटेनियर हैं, तो वो करूंगी, लेकिन सबसे एंड पे करूंगी। पहले पाकिस्तान की 8000 पीक्स करके इंशाल्लाह फिर माउंट एवरेस्ट। ठीक हो गया। नाइला, कोई मैसेज हमारे देखने वालों के लिए, जो खवातीन आपको देख रही हैं, जो इस तरह का पैशन रखती हैं, लेकिन जो भी फैमिली चैलेंजेस होते हैं उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाती हैं, आपने इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के अपने पैशन को परस्यू किया, उनके लिए कोई मैसेज? खासतौर पर गुजर खान के इलाके से आप हैं तो। हाँ बिल्कुल, मेरा ये मैसेज है कि यूजुअली, मतलब मुझे भी गिल्ट था पहली बेटी के बाद जब मैं प्लान करी थी, तो मैं एक्चुअली मेंटली रेडी नहीं थी। कोविड की वजह से वो लकीली मेरा प्लान कैंसिल हुआ, लेकिन वो गिल्ट था कि कैसे करूं, विच इज वैलिड, अभी भी ये था। लेकिन जब फैमिली की पूरी सपोर्ट थी, मुझे पता था कि, और मैंने देखा भी था, मेरी अम्मी आई थी, मेरे हस्बैंड की अम्मी, तो बच्चों पे मतलब वो घुल मिल गए थे। तो वो गिल्ट हमारी मदर्स में वैसे ही होता है। तो मैं ये मैसेज दूंगी कि कोशिश करें गिल्ट नहीं लेने की। अगर जब हेल्प है तो वो लें, अगर हेल्प मांगे भी उसमें शर्म नहीं करें, शर्म फील नहीं करें कि जो करना चाहते हैं वो करें। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब आपने ग्रीन फ्लैग उठाया हुआ था और आप 8000 मीटर से ऊपर, दुनिया के ऊपर इतनी यखबस्ता हवाओं में आप खड़ी थी, क्या फीलिंग थी आपकी, क्या सोच रही थी?
वो तो मैं मतलब मुझे उस वक्त अनबिलीवेबल लग रहा था, क्योंकि मैं वही जैसे आपने बोला ना, मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं था इससे पहले कोई चोटी सर करने का, और दूसरा बेटी के बाद सब कुछ, तो सब मतलब आगे भी जो माउंटेनियरिंग में लोग थे उनको भी लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। तो मुझे खुद भी ऐसा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कैसे 8000 फीट के ऊपर। और अब अगर हम ये कहें इन दी एंड, क्या आप अपनी इस बच्ची को या अपने बच्चों में से किसी को भी चाहेंगे कि वो इस तरफ आए, माउंटेनियरिंग करें? हालांकि बहुत मुश्किल है, और बीइंग मदर थोड़ा सा बच्चों को लेकर कंसर्न तो होंगी कि नहीं, चैलेंजिंग काम है, बच्चों से नहीं करने देना, बच्चों को नहीं करने देना। मैं ऑब्वियसली एज अ मदर कंसर्न होंगी फॉर श्योर, अगर उन्होंने चूज किया। लेकिन मेरा ये है कि उन्होंने जो भी फील्ड चूज की मैं पुश नहीं करूंगी, चाहे स्टडीज है या स्पोर्ट्स है, जो वो चूज करेंगे उनकी सपोर्ट, उनकी चॉइस है। थैंक यू वेरी मच नाइला, एंड वंस अगेन आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया है। और नाइला कियानी हमारे साथ मौजूद, जिन्होंने चोटी सर की है, और बड़ा इन्होंने चैलेंजिंग, इन्होंने कहा कि इनका वो टाइम पीरियड था जिसके दौरान इन्होंने अपने इस मिशन को चूज़ किया और उसमें वो कामयाब भी हुए। बिल्कुल, और पोठवार रीजन से इनका ताल्लुक है, अपने रीजन को भी और ओवरऑल मुल्क को भी इन्होंने प्राउड किया है। हम बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसी ख़वातीन बड़ी मिसाल हैं उन घरेलू ख़वातीन के लिए जो शादी के बाद या बच्चे पैदा होने के बाद काम नहीं करती या घर बैठ जाती हैं और अपने टैलेंट को ज़ाया कर देती हैं। तो आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, जो आप करना चाहते हैं फैमिली के साथ आप कर सकते हैं। नाइला इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल फॉर ऑल दिस। इसी पॉइंट के ऊपर ब्रेक लेते हैं, लिंक करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी है हमारे सेगमेंट देसी फूड की, जिसमें फरियाल राना आज आपको खिलाएंगी पेशावरी खाने। देखते हैं आज का देसी फूड। नाजरीन, आज मैं हूँ मुल्तान रोड सुंदर, जहाँ पर है हाजी उस्मान होटल। इनके होटल की खास बात तो ये है कि यहाँ पर पेशावरी रोश, नमकीन, मटन फ्राई और काबली पुलाव बहुत मज़ेदार बनता है। चलिए चलकर कस्टमर से पूछते हैं कि उनको यहाँ का जायका कैसा लगता है, और चलकर देखते हैं कि ये सब खाने बनाते कैसे हैं। आप कहाँ से आए? जी मैं रेमंड से आया हूँ। अच्छा, तो आपने क्या ऑर्डर किया था? जी हमने ये 2-3 डिशेज़ इनकी जो रेगुलर बनती हैं वो हमने ऑर्डर की थी इधर। इनमें से फ्राई था, नमकीन रोस्ट था, दाल माश इनकी बहुत अच्छी होती है इधर। अल्लाह का शुक्र है, हम इधर से कोई तकरीबन 4-5 साल से इधर से खाना खा रहे हैं हम। इस रोड पे 4-5 और भी रेस्टोरेंट है, तो आप यहीं क्यों आते हैं खाने? इनका ना नमकीन रोस्ट है और जो इनका नमकीन फ्राई है ना, वो बहुत अच्छा उनका टेस्ट है, उसकी वजह से हम ज़्यादातर इधर आते हैं। आप कहाँ से हैं? फैसलाबाद से। आपने क्या ऑर्डर किया था? दाल माश और मटन रोस्ट। टेस्ट कैसा लगा आपको यहाँ? टेस्ट माशाल्लाह से बेहतरीन है। आप कहाँ से आए? वैसे तो मैं लाहौर से आया, लेकिन हम गए थे आगे कहीं काम, वापसी पे हम मोस्टली यहीं से खाना खाते हैं। आपने क्या ऑर्डर किया था? मैंने रोस्ट ऑर्डर किया था और नमकीन फ्राई ऑर्डर किया था। अच्छा, तो टेस्ट कैसा लगा इसका? मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आपको इनके खाने की ऐसी क्या खास बात लगती है जो आप यहाँ आते खाना खाना है? खाना बहुत सिंपल है, बगैर मिर्च मसालों के है, बस यही क्वालिटी है। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ? मेरे को इनके पास आते हुए तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। बहुत अच्छा इनका माहौल है, साफ़ सुथरा इनका खाना है इनका। आपने क्या ऑर्डर किया था? मैंने इधर बिरयानी की ऑर्डर, पुलाव की या काबली, और इनके साथ मटन रोस्ट है इनकी सबसे अच्छा इनका। टेस्ट कैसा लगा आपको इनका? टेस्ट इनका यूनिक है। यूनिक टेस्ट यूनिक है इनका। मसाला जात वगैरह लाइट है, जितना मर्जी हैवी खाना खा ले तो प्रॉब्लम, पेट को प्रॉब्लम नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ओनर हिदायतुल्लाह खान। आप मुझे ये बताएं, आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? ये काम अब हमारा जो थे पहले बड़े वालिद साहब और हमारा चाचा जो उस्मान वो करता रहा, तकरीबन 35 से 40 साल हो गए। अब वो तो है, लेकिन हम आगे हम काम कर रहे हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम पेशावर से। पेशावर से। तो पेशावर से आप बिलोंग करते हैं और लाहौर में आपने ये रेस्टोरेंट बनाया है, तो ये ख्याल कैसे आया था? ये ख्याल तो हमारा बड़ों का था, उन्होंने यही सोचा किया यहाँ लाहौर में आकर लाहौरियों को पेशावर का खाना
पेशोर का जो खाना है, जो जिस तरह पठानों का खाना, वो इसके यहाँ पे आकर तो अच्छा चल जाएंगे और लोगों को खिलाएंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि खाने में क्या क्या बनाते हैं? खाने में हमारे पास नमकीन रोस्ट होता है मटन का, और नमकीन फ्राई जो होता है वो भी मटन का, और काबली पुलाव, बीफ पुलाव होता है, और मटन कढ़ाई भी होती है, चिकन कढ़ाई, और शाम के टाइम बारबेक्यू होता है। लोग सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? हमारा तो नमकीन रोस्ट लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, साथ साथ अब दूसरे खाने भी लोग पसंद करने लगे, मटन कढ़ाई हो गया, नमकीन फ्राई, काबली पुलाव, और बस यही चीज़ें काफ़ी लोग पसंद करते हैं, और काफ़ी दूर से लोग आते हैं। शाम के टाइम फैमिली के साथ लोग आते हैं लाहौर से। आपके खाने में ऐसी क्या खास बात है जो यहाँ पर इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है? अच्छा, हमारा खाना जो है हम इसमें नमकीन बनाते हैं, बिल्कुल सादा जायका उसका, जो पठान लोग जो खाने बनाते हैं वो उस टाइप के बनाते हैं, मिर्च मसाले उसमें नहीं होते। दूसरा जो ये कढ़ाई वगैरह होते हैं इसमें मलाई, ये चीज़ भी इस्तेमाल करते हैं, साथ मलाई वगैरह ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से हमारा खाना जो अपना टेस्ट होता है वही निकालते हैं, तो टेस्टी बन जाता है। अच्छा, ये बताएं रोश और नमकीन फ्राई में क्या फ़र्क है? नमकीन रोज जो होता है वो एक होता है नली वाला, मिक वाला, और एक होता है मछली वाला रोज, वो हम उसका बनाते हैं, एक बूटी होती है उसकी, और जो नमकीन फ्राई होते हैं उसमें मिक्स बूटियाँ होती हैं, तो ये है उसमें। कभी कोई कंप्लेन आई? कंप्लेन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस तरह नहीं आई। माशाल्लाह, जितना यहाँ पर रश है, तो आपने कभी सोचा कि लाहौर के अंदर भी एक ब्रांच होनी चाहिए? लाहौर में शहर के लिए से इंशाल्लाह इरादा है कि आगे वहाँ पे ब्रांच कर ले, इसलिए कि वहाँ से जो दूर इधर लोग आते हैं तो यही जायका, यही मेयार उसको वहाँ मिल जाए। आपका रेस्टोरेंट हाईवे पे है, तो यहाँ से बहुत मशहूर शख्सियात भी गुजरती हैं, तो आती हैं यहाँ पर? आता है, बिल्कुल आता है। यहाँ पे वो क्रिकेटर भी आता है, सियासतदान भी आता है, और ये जो अदाकार एक्टर है ये भी लोग भी आता है। क्रिकेटर में तो ये रज़ाक, इरफान, और ये वो उस्मान शिनवारी, ये जो है ये आते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मेरे लिए रोश, काबली पुलाव और नमकीन मटन आ चुका है, इसको ट्राई करते हैं। ये वाकई बहुत ज़्यादा लजीज है। अगर आप लोग भी मुल्तान रोड पे सफ़र कर रहे हैं तो इधर आकर एक बार खाना ज़रूर खाएं। मिलते हैं अगले नए देसी खाने में। अल्लाह हाफिज़। और अब बात करते हैं कुछ बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब की, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। एक डिजिटल रिपोर्ट इसी हवाले से आपको दिखाता हूँ। वेलकम बैक। और प्रोग्राम बिल्कुल खत्म होने वाला है, और अब हमारे पास एक वीडियो है जो हमने आपको दिखानी है। यौम बाजा भी मनाया जा रहा था 14 अगस्त के साथ साथ, और ये एक बच्चे की वीडियो जरा देखिए वो कह रहा है। क्या खाया तूने? किसने बोला था? बजा दोबारा कर। दोबारा बजा। बच्चा बेचारा कितनी मुश्किल में, और उससे बाकायदा तौर पे एक्ट करवाया जा उससे एक्ट करा रहे वो कितनी मुश्किल में बेचारा वो सांस। अच्छा, इसमें दो चीजें, एक तो बच्चों के हवाले से जरा एहतियात करें, और दूसरा अगर ऐसा क्या बच्चे के साथ हो जाए कोई वाकया तो इस तरीके से पेट से बाजा मत बजवाएं, उससे उसका इलाज करवाएं, ये बहुत जरूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।